यादें लौट आती है। मनाली की बदनाम गली में बालकनी में रेलिंग से टिककर खड़ा वो चांद को देख रहा था। कपड़े के नाम पर उसने बस ट्राउजर पहन रखा था। तुझे भुलाने के लिए न जाने कितने जतन किए, पर हर बार तेरी यादें लौट आती है। जब सिर्फ ख्वाब बनकर आना था तो दिल में जगह क्यों बनाई। नशे से दोस्ती की पर तेरी यादों से बैर न कर सका। शराब और शबाब सब आजमाया पर सुकून तो तू साथ ले गई। आज जिस्म की बारिश में डूब चुका हूं पर तेरे जिस्म की खुशबू अब भी साथ है। अब नफरत करता हूं तुझसे, दुआ कर मुझसे मुलाकात ना हो वरना पछताना पड़ेगा। फिर वो सिगरेट का कश भरते हुए बोला, एक जमाने में मोहब्बत थी तू मेरी, मोहब्बत जो साली किसी की पूरी नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। नफरत करता हूं आज तुझसे, दुआ करना कि कभी तेरी मुलाकात मुझसे ना हो वरना तुझे उस मुलाकात पर अफसोस होगा। तूने मुझे क्या से क्या बना दिया, खुद से नफरत करता हूं मैं। काश तू कभी मिली ही नहीं होती। तुझे भूलना चाहता हूं पर तेरा चेहरा, हर बार का दिया हुआ धोखा सब कुछ याद दिला देता है। मगर अरमान ठाकुर कांच नहीं है जो टूट जाए, वो पहाड़ है जिससे टकराकर पत्थर चूर हो जाते हैं। बहुत जल्द तुझे भुला दूंगा। पीछे से एक चादर में लिपटी लड़की ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो पीछे मुड़कर अरमान ने उस लड़की के होठों पर होठ रख दिए। दोनों अंदर कमरे में गए। बदन ढकने का काम कर रहे बचे कुचे कपड़े भी थोड़ी देर बाद फर्श पर गिरे नजर आ रहे थे। एक बड़ा सा बंगला जिसके गेट पर सुंदर सा नेम प्लेट लिखा था, RK मेंशन। अंदर अपने कमरे में वो लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, करवट बदल रही थी, मगर शायद नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जब भी आंखें बंद करती तो किसी के चीखने की आवाज उसे बेचैन कर जाती। एक जलता हुआ घर उसे नजर आता और बेचैनी से वो आंखें खोल लेती। जब बहुत कोशिशों पर नींद आंखों में उतरने को तैयार नहीं हुई तो वो उठी और बाथरूम में जाकर जकूजी में लेट गई। सर पीछे की ओर टिकाकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उस ठंडे पानी के कारण उसके अंदर जल रही आग से उसे कुछ देर के लिए राहत मिली। थोड़ी देर बाद बाथरोब पहनकर वो बाथरूम से बाहर निकल कमरे से अटैच्ड बालकनी में चली गई। बालकनी में एक काउच था और काउच के सामने था एक टेबल जिस पर शराब की बोतल रखी थी। उसने टेबल के नीचे से ग्लास उठाई और पैक बनाकर एक ही घूंट में गटक गई, मगर उसके अंदर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने एक औरत का दर्द से चीखना, एक बच्ची का रोना, साथ ही एक जलता घर नजर आ रहा था। धीरे धीरे से उसके शांत से चेहरे पर गुस्सा और नफरत पसरने लगा। एक दिल दहलाने देने वाली चीख के साथ उसने ग्लास दीवार पर दे मारा और बोतल उठाकर मुंह से लगा ली। आसमान की ओर नफरत भरी नजर से देखते हुए चीखी, महादेव नफरत है मुझे आपसे। इतनी नफरत की याद रखेंगे आप भी, इतनी नफरत की याद रखेंगे आप वो दिन जब मेरी मौत होगी, क्योंकि उस दिन आपसे अपने सारे हिसाब बराबर करूंगी वहां आकर। हर बीतते पल के साथ आपके लिए मेरी नफरत बढ़ती जा रही है। शुक्र मनाइए कि आपकी और मेरी दुनिया अलग है, वरना पछतावा होता आपको कायनात सूर्यवंशी से बैर करने का। बोतल मुंह से लगाए उसने एक सांस में पूरी बोतल खाली कर दी और उस बोतल को दीवार पर जोर से फेंक दिया। टेबल पर से सिगरेट का डिब्बा उठाकर उसने एक सिगरेट जलाई और होठों के बीच दबा ली। सुबह 6 बजे अलार्म की आवाज से कायनात की नींद खुली। उसने खुद को देखा तो पाया कि वो बालकनी में ही फर्श पर सोई है। पास ही शराब की बोतल और ग्लास का कांच टूटा पड़ा था। अंदर कमरे में आकर उसने कपड़े बदले और घर से बाहर निकलकर सड़क किनारे जॉगिंग करने लगी। धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ रही थी। वो खुद से भाग रही थी या अपने अतीत से, ये तो वो ही जाने। लगभग आधे घंटे बाद वो घर आई और सीधा ऊपर वाले फ्लोर पर बने जिम में चली गई। कुछ देर हल्के फुल्के एक्सरसाइज के बाद वो पुशअप्स करने लगी। उसकी आंखों में एक आग नजर आ रही थी, लाल आंखें जिनमें गुस्सा, नफरत, जुनून और इसके साथ बेहिसाब दर्द भरा था। थक कर चूर हो जाने पर वही फर्श पर वो कुछ देर लेट गई। पसीने से तरबतर वो हाफ रही थी। दीवार पर लगी कील पर टंगे टॉवल से पसीना पोंछते हुए वो अपने कमरे में गई। कुछ देर बाद ऑफिस के लिए तैयार होकर वो नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसने मेड को आवाज लगाई, शांता, शांता, मेरी कॉफी कहाँ है। आवाज लगाई हुई बहुत मुश्किल से 2 मिनट हुए होंगे। एक औरत, उम्र लगभग 30-32 साल की होगी, एक हाथ में कॉफी का मग और दूसरे हाथ में ओट्स का कटोरा लेकर आई। मग और कटोरा टेबल पर रखते हुए उसने कहा, माफ करिएगा साहब, थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा, मुझे देरी और देरी करने वालों से सख्त नफरत है। रामू से कहिए मेरी बाइक साफ करके रखे, और हाँ, आज रात को आने में देर हो जाएगी तो खाना मत बनाइएगा। कायनात ने एक हाथ लैपटॉप पर चलाते हुए कड़क लहजे में कहा। साथ ही साथ दूसरे हाथ से वो कभी कॉफी का सिप लेती तो कभी ओट्स खाती। जी साहब, कहकर शांता बाहर गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी। रामू 27-28 साल का शांता का देवर है। वो उसके पास गई और उसने कहा, साहब ने बाइक बाहर निकालकर साफ करने को कहा है। अंदर का माहौल कैसा है, रामू ने पाइप साइड में रखते हुए पूछा। माहौल तो शांत है, लेकिन कब तक शांत रहेगा ये कहना मुश्किल है। वैसे भी साहब को कब कौन सी बात पर गुस्सा आ जाए वो तो वो खुद ही नहीं जानती। और वापस अंदर आकर क्लीनिंग का काम करने लग गई। रामू भी कायनात की बाइक पार्किंग लॉट से निकालकर साफ करने लगा। कुछ देर बाद कायनात कंधे पर एक छोटा सा पिट्ठू बैग टांगे बाहर आई। रामू ने उसकी बुलेट को अच्छे से साफ कर दिया था। उसने हेलमेट पहना और गाड़ी सड़कों पर दौड़ा दी। वहीं दूसरी तरफ अरमान सुबह के करीब 6 बजे अपने बंगले पर आया और सीधा जिम में घुस गया।
पंचिंग बैग पर पंच करते हुए उसकी आंखों के आगे एक चेहरा घूम रहा था। हर गुजरते लम्हे के साथ उसके पंच का जोर बढ़ता जा रहा था। उसके जहन में कुछ बातें शोर मचा रही थी। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करूंगी? नो वे। तुम जैसों की औकात बस मोहिनी सक्सेना का टाइम पास बनने की है। जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ माई लाइफ। इट वॉज जस्ट अ गेम, नॉट लव, एंड नाउ गेट आउट। गेम इज ओवर। ये सारी बातें उसके नसों में घुल रही थी। एक चीख के साथ उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर इतनी जोर से पंच किया कि पंचिंग बैग नीचे धम से गिर पड़ा और इसी के साथ अरमान भी घुटनों के बल बैठ गया। अपना चेहरा दोनों हाथों से ढका कुछ देर उसने गहरी सांस ली। शायद उन यादों को जहन से दूर करने की कोशिश कर रहा था, मगर जो 3 सालों में नहीं हो पाया वो अब हो जाए इसकी तो शायद उसे उम्मीद थी ही नहीं। 3 सालों से हर रोज यही तो उसकी कोशिश रहती थी कि कैसे भी खुद को उस चेहरे से, उन बातों से, उस झूठे प्यार से बाहर निकाले, पर हर बार सिर्फ नाकामयाबी हाथ लगी। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में आया। उसका फोन बज रहा था। रिसीव कर स्पीकर पर डालकर उसने फोन बेड पर फेंक दिया और खुद आईने के सामने खड़े होकर टॉवल से पसीना पोंछने लगा। 6 फीट हाइट, गोरा रंग, गहरी भूरी आंखें, चेहरे पर दाढ़ी उसके लुक को और भी इंटेंस बना रहा था। कसीला बदन, चौड़ा सीना, परफेक्ट एब्स, जो ये बता रहा था कि उसने अपनी बॉडी पर बहुत ध्यान दिया है। पीठ पर चील का टैटू, कुल मिलाकर किसी भी लड़की को अपनी ओर आकर्षित करने वाला लुक था। एमी, तुझे याद है आज मिस्टर भाटिया के साथ मीटिंग है? सामने से सम्राट मिश्रा बोला। तू कोटेशन ले ले और घर आ जा, साथ में चलते हैं, अरमान ने कहा। तो ठीक है बोलकर सम्राट ने फोन कट कर दिया। कुछ देर बाद अरमान तैयार होकर नीचे आया तो देखा सम्राट हॉल में सोफे पर उसका इंतजार कर रहा था। अरमान ने नौकर को आवाज लगाकर नाश्ता लगाने को कहा। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस से रिलेटेड बातें करते हुए बाहर निकल गए। गाड़ी सम्राट चला रहा था। उसने कार एक बिल्डिंग के सामने रोकी और दोनों अंदर चले गए। मिस्टर भाटिया अपने कैबिन में दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। मीटिंग शुरू हो गई। अरमान की बनाई प्रेजेंटेशन सम्राट ने मिस्टर भाटिया को दिखाते हुए समझाया। कुछ देर की मीटिंग के बाद डील ठाकुर कंस्ट्रक्शन को मिल गई। भाटिया के ऑफिस से निकलकर दोनों बाहर आए। ऑफिस के सामने ही एक कॉफी हाउस था। कॉफी हाउस में बाहर खुले गार्डन एरिया में बैठे एक लड़का लड़की एक ही कॉफी मग से कॉफी पी रहे थे। लड़की का हाथ लड़के ने थामा हुआ था और बात करते हुए कई मर्तबा उसके हाथ को चूम रहा था। ये देख हवा के झोंके की तरह अतीत की कुछ यादें उसे खुद से सरोबर कर गई। एक बार फिर वो जाना पहचाना चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। सम्राट ने जब उसे खोया हुआ देखा तो उसकी नजरों की दिशा को देखकर समझ गया। उसने अरमान के कंधे पर हाथ रखा तो अरमान ने तुरंत अतीत की कड़वाहट के साथ आंखों में उतरी नमी को पूछा और अपनी लाल आंखों को छिपाने के लिए गॉगल्स चढ़ाया। सम्राट से चाबी लेकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी को सड़कों पर दौड़ाने लगा। आंखों के कोरे से आंसू का एक कतरा गाल पर लुढ़क आया, जिसे पोंछते हुए उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। शायद वो अपने अतीत से भागने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ कायनात ने बुलेट को एक रेस्टोरेंट के सामने रोकी और अंदर जाकर कोने वाली सीट पर बैठ गई। कुछ ही देर में एक लड़का आकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उसने ऊपर से नीचे तक काले रंग का लिबास पहना था और सर पर कैप थी, जिसका आगे का सिरा कुछ इस तरह से नीचे की ओर था जिससे उसका आधा चेहरा ढक सके। कायनात ने कुछ देर उससे बात की, फिर अपने पिट्टू बैग में से एक लिफाफा निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया और बोली, 5 लाख है रॉकी, और आगे भी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी रकम, लेकिन याद रखना मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। कायनात ने रॉकी को 5 लाख रुपए किस काम के लिए दिए थे? आखिर कायनात के साथ अतीत में ऐसा क्या हो गया था जिससे उसका भरोसा भगवान से उठ गया था? क्या अरमान ठाकुर अपने पुराने प्यार मोहिनी को भुला पाएगा या मोहिनी एक बार फिर उसकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी? जानने के लिए सुनिए कहानी कायनात एक कयामत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 2। कायनात ने कुछ देर उसे बात की, फिर अपने पिट्टू बैग में से एक लिफाफा निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया और बोली, 5 लाख है रॉकी, और आगे भी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी रकम, लेकिन याद रखना मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। महेश मल्होत्रा की हर एक छोटी से छोटी एक्टिविटी के बारे में तुम मुझे पल पल की खबर दोगे। वो कब कहाँ जा रहा है, कब क्या कर रहा है, किसके साथ है, सब कुछ। और हाँ, इसके साथ ही तुम्हें एक और काम करना है। उसकी प्रेजेंट मेल आईडी को हैक करो और चेक करो, और अगर मुमकिन हो सके तो उसके पुराने आईडी को भी खंगालो। मुझे हर हाल में वो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अंडरस्टैंड? समझ गया मिस सूर्यवंशी, काम हो जाएगा। मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, रॉकी ने कहा, जिस पर कायनात बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और हाँ, अगर पकड़े जाओ तो शान से उसे बता देना कि किसके कहने पर तुम ये कर रहे हो। खुद पर ब्लेम लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच थोड़ी देर बात हुई और रॉकी वहां से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद कायनात भी रेस्टोरेंट से बाहर आई। हेलमेट पहनकर बुलेट पर बैठकर वो गाड़ी स्टार्ट करने ही वाली थी कि पीछे से आ रही कार ने उसकी बुलेट को ठोकर मारी। कायनात खुद को संभाल नहीं पाई और नीचे गिर गई। उसका पैर बुलेट के नीचे दब गया। दर्द से उसकी आंखें भीज गई, लेकिन इतने दर्द में होने के बावजूद आंखों में आंसू तो क्या, नमी तक का कोई नामो निशान नहीं था। उसने खुद को संभाला और पैर निकालकर जख्म वाली जगह पर देखा जहां से खून निकल रहा था। उसने कसकर अपने हाथ से जख्म पर दबाया और कुछ पल ऐसे ही रही, जिससे खून की धारा रुक गई। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ी हुई और सामने देखा कार वाला बिना रुके आगे बढ़ गया था। ये देख कायनात का माथा ठनका और वो जोर से गुस्से में चिल्लाई, अबे साले, आंखा अंधा नाम नयन सुख, रुक साले। कायनात के चिल्लाने से कार वाले ने कार रोकी और गाड़ी बैक में ले जाकर कायनात के पास खड़ी की। अरमान बाहर आया, साथ ही दूसरी ओर से सम्राट भी निकला, जो बार बार अरमान को शांत रहने को कह रहा था। अपनी जुबान पर लगाम लगा लड़की, वरना बहुत पछताएगी।
अरमान ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा तो कायनात ने गुस्से से अपना हेलमेट उतारा। उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए, जिन्हें झटक कर उसने साइड किया तो एक पल के लिए अरमान की नजरें उस पर ठहर गई। गोरा बेदाग चेहरा, गहरी नीली आंखें, पतली नाक, गुलाब की पंखुड़ी जैसी गुलाबी होंठ, ऊपर वाले होंठ के ऊपर एक छोटा सा तिल, पतली सुराही जैसी गर्दन, उसकी पतली कमर तक लहराते लंबे घने बाल। उस पर उसका फिगर किसी की भी जान लेने के लिए काफी था। हॉट शब्द जैसे उसके लिए ही बना हो। ऊपर सफेद रंग के क्रॉप टॉप के साथ काले लेदर का जैकेट, जैकेट की चेन खुली होने के कारण उसके छोटे से क्रॉप टॉप में से उसकी कमर बाहर झांक रही थी। नीचे सफेद जीन्स जो घुटनों पर फटी थी, शायद गिरने के कारण उसकी सफेद जीन्स फिलहाल घुटनों के नीचे खून से लाल हो चुकी थी। अरमान को अपनी ओर इस तरह देखता पाकर कायनात का गुस्सा बढ़ गया। जिस अंदाज में अरमान ने कहा था उसी अंदाज में उसकी आंखों में आंखें डाल बोली, जबान को लगाम लगाने की जरूरत आपको है मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज और एल्स कुछ कहने लायक नहीं बचेंगे आप। जस्ट स्टॉप स्टेयरिंग मी। उसकी बात सुनकर अरमान का ध्यान भंग हुआ। उसने कायनात को गुस्से से घूरते हुए कहा, हाउ डेयर यू दैट यू टॉक टू मी लाइक दिस वे, यू ब्लडी। कायनात, ना 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 ना, ऐसी गलती मत करिएगा मिस्टर अंधे, वरना बहुत पछताओगे। नाउ यू जस्ट लिसन टू मी। अगर आंखें खराब है तो जाकर इलाज करवाइए, और अगर ड्राइविंग नहीं आती तो जाकर सीख लीजिए। ये रोड आपके बाप की नहीं है जो किसी को भी ठोक कर आगे बढ़ जाएंगे। अरमान, मेरे बाप की नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे बाप की है। उसकी बात सुन कायनात का पारा चढ़ गया। बाप शब्द महज 2 अक्षर ही तो है, लेकिन इस शब्द के लिए उसकी नफरत को बयान करने में पूरी शब्दकोश भी कम पड़ जाएगी। गुस्से में उसे जिस पैर पर चोट लगी थी उसी पैर को रोड साइड लगे खंबे पर मारा और पूरे एटीट्यूड में कहा, मेरे बाप का तो नहीं पर मेरा जरूर है। उसका एटीट्यूड देख अरमान उसे घूरने लगा। कायनात उसे घूरती हुई बोली, से सॉरी। व्हाट? अरमान ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कायनात की बात उसे ठीक से सुनाई नहीं दी हो। कायनात ने दांत पीसते हुए कहा, आई सेड से सॉरी टू मी, माफी मांगी अपनी गलती की। अरमान जोरों से हंसने लगा और अचानक सीरियस होकर उसे घूरते हुए बोला, सॉरी, वो भी तुम्हें? जस्ट कट द बुलशिट। अरमान ठाकुर तुम जैसों को कभी सॉरी नहीं बोलेगा। सम्राट उसे समझा रहा था, यार गलती तेरी ही है, तूने उसकी गाड़ी ठोकी है, इसे चोट भी लगी है। यार आई एम सॉरी बोलकर बात खत्म कर दे। देख, मनाली आए हुए हमें अभी मुश्किल से 2 दिन हुए हैं, यहाँ के बारे में हम ठीक से कुछ जानते भी नहीं है, फालतू का लफड़ा होगा। सॉरी बोल दे यार एमी। सॉरी माय फुट, अरमान ने गुस्से में कहा तो कायनात भी चीखते हुए बोली, आई सेड जस्ट से सॉरी, वरना वरना क्या कर लोगी तुम? जो करना है कर लो, मैं भी देखता हूँ तुम अरमान ठाकुर का क्या बिगाड़ सकती हो। डू व्हाट द हेल यू कैन। अरमान चीखते हुए बोला, वरना वरना कुछ नहीं मिस्टर अंधे, बिजनेस वुमेन हूँ, हिसाब बराबर करना बहुत अच्छे से आता है मुझे, और अगर मैं हिसाब बराबर करने पर आई तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। वो क्या है ना, हिसाब की जरा पक्की हूँ मैं। कायनात ने मुस्कुराने की भरसक कोशिश करते हुए कहा और इधर उधर देखा। उसे रोड साइड एक पत्थर नजर आया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने वो पत्थर उठाया और एक झटके से अरमान की कार की ओर फेंक दिया। पत्थर जाकर कार के बैक मिरर पर लगा और अगले ही पल कांच टूटकर चकनाचूर हो गया। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। अरमान और सम्राट हैरानी से गाड़ी को देख रहे थे जिसे कल ही उन लोगों ने खरीदा था। सो मिस्टर अंधे, समझ आया व्हाट कैन आई डू? ये तो हिसाब हुआ उस डैमेज का जो मेरी गाड़ी को हुआ है, और अब जो चोट मुझे लगी है उसका हिसाब बराबर आपको करना है। कायनात ने हाथों को आपस में झाड़ते हुए कहा। अरमान ने उसे कुछ पल गुस्से में घूरा, फिर अपने जेब से वॉलेट निकालकर उसमें जितने पैसे थे वो कायनात के ऊपर फेंकते हुए कहा, तुम जैसी चीपस्टर्स को बहुत अच्छे से जानता हूँ। पहले अमीर लड़कों की गाड़ी के आगे जानबूझकर आती हो, फिर बेचारी अबला नारी बनकर फेक फेमिनिज्म खेलो और फिर उस लड़के की जिंदगी में एंट्री मिल जाएगी, राइट? पर यहाँ तुम्हारे ये पैतरे काम नहीं आएंगे। आई होप इतने पैसे काफी होंगे तुम्हारी अकड़ तोड़ने के लिए। नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। उसकी इस हरकत पर कायनात को इतना गुस्सा आया कि उसने उसे मारने के लिए हाथ उठाया था, लेकिन उसके चेहरे तक ले जाकर मुट्ठी भींचते हुए हाथ वापस खींच लिया और अपने जबड़े भींचते हुए बोली, मेरे शहर में नए आए हो, मेहमान हो, इसलिए बच गए, वरना आपका जबड़ा टूटने से कोई नहीं बचा सकता। ये हाथ आज तो मैंने रोक लिया, मगर हर बार रोकूं इतनी महान नहीं हूं मैं। कायनात ने पैसे अरमान के मुंह पर मारे और बोली, अपने बाप के पैसों का घमंड किसी और को दिखाइएगा रईसजादे। जिस जंगल में आप खड़े हैं वहां की शेरनी हूं, और वहां की शेरनी को खरीद सके इतनी आपके पैसों की और आपकी औकात नहीं है। हर शेरनी को काबू करने वाला एक शेर जरूर होता है, जिसके सामने उस शेरनी की सारी हेकड़ी और औकात धरी की धरी रह जाती है। अरमान ने कहा तो कायनात बोली, इस शेरनी को काबू कर सके ऐसा शेर अब तक पैदा नहीं हुआ। रही बात आपकी, तो गीधड़ शेर की बातें करता अच्छा नहीं लगता। कायनात अपनी बुलेट की ओर जाके उसे उठाने के लिए झुकी ही थी कि पीछे से अरमान की आवाज आई, बहुत पछताओगी तुम, अरमान ठाकुर आग है, इसके लपेटे में जो आता है वो झुलस कर राख हो जाता है। तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगा कि पल पल तिल तिल इस आग में जलोगी तुम। ये बदतमीजी बहुत भारी पड़ेगी तुम्हें। कायनात ने अपने हाथ झाड़े और पीछे घूमकर अरमान को बोली, मेरी ओर अपने कदम बढ़ाने से पहले ये जरूर याद रखिएगा कि कायनात सूर्यवंशी से दुश्मनी लोग अपनी मर्जी से करते हैं, मगर उस दुश्मनी का दी एंड कायनात सूर्यवंशी अपने स्टाइल में करती है। आग का जला फिर भी बच सकता है, पर मैं वो तेजाब हूं जो एक बार किसी की जिंदगी में पड़ गया तो सामने वाले को खोखला कर देता है। अरमान कुछ बोलने को हुआ तभी कायनात का फोन बज पड़ा। कायनात ने अरमान को घूरते हुए फोन रिसीव किया और बात करने लगी। उधर सम्राट अरमान को खींचते हुए कार में बिठा रहा था।
जाने देना एमी, लड़की है, छोड़ दे। देख तेरी वजह से उसे चोट भी लगी है, चल यहाँ से। अरमान को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर सम्राट ने कायनात के पास जाकर कहा, उसकी तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ, वो किसी बात से डिस्टर्ब था। कायनात ने उसे देखा, फिर अपनी नीली आंखें घुमाकर गाड़ी में बैठ अरमान को देखा, जो उसे ही जलती निगाहों से घूर रहा था। फोन होल्ड पर रखकर कायनात बोली, आपकी कोई गलती नहीं है, सो प्लीज डोंट बी सॉरी। बस कोशिश करिएगा कि दोबारा आपके दोस्त मेरे सामने ना आए, वरना जो होगा वो बहुत बुरा होगा आपके दोस्त के लिए। कायनात ने वापस फोन कान पर लगा लिया और अपनी सेक्रेटरी माया को कुछ समझाने लगी। सम्राट कार में आकर बैठ गया। अरमान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन उसकी नजरें अब भी फ्रंट मिरर को घूर रही थी, जिसमें कायनात नजर आ रही थी। कायनात और अरमान की टशन भरी मुलाकात आखिर क्या रंग लाएगी, और महेश मल्होत्रा कौन था? कायनात उसकी इन्फॉर्मेशन क्यों निकलवाना चाहती थी? जानने के लिए सुनिए कहानी कायनात एक कयामत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 3। कायनात अपनी सेक्रेटरी को काम समझाकर अपनी बुलेट के पास आई तो वहां जमी भीड़ में से कुछ आदमी आगे आते हुए बोले, आप रहने दीजिए साहेब, हम उठा देते हैं। कायनात ने हाथ से इशारा कर उन लोगों को रोका और खुद बुलेट सीधी खड़ी की। उसने अभी हेलमेट पहना ही था कि एक बूढ़ा आदमी आकर उसके पैरों पर गिरता हुआ बोला, साहेब मेरे पोते को बचा लीजिए साहेब, वो लोग उसे ले गए। कायनात ने हेलमेट बुलेट के फ्रंट मिरर में अटकाया और उस बूढ़े आदमी को कंधे से पकड़कर खड़े करती हुई बोली, बाबा आप पहले रोना बंद करिए और आराम से बताइए बात क्या है। उसने एक आदमी को इशारा किया तो वो तुरंत किसी दुकान से एक चेयर लेकर आया। बूढ़े आदमी को चेयर पर बिठाकर कायनात उसके पैरों के पास घुटनों पर बैठकर बोली, अब बताइए क्या हुआ है, कौन ले गया आपके पोते को? वो रघु दादा ने अगरबत्ती का कारखाना शुरू किया है, वो लोग जबरदस्ती बस्ती के बच्चों को वहाँ काम करवा रहे हैं। मैंने अपने पोते को भेजने से मना किया तो उसे अगवा करके ले गए। जो भी अपने बच्चों को भेजने से मना कर रहा है उसके बच्चे को वो लोग जबरदस्ती ले जा रहे हैं। मेरे पोते को बचा लीजिए साहेब, उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, उस कारखाने में मेरा बच्चा मर जाएगा साहेब। बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला। उसकी बात सुन कायनात की मुट्ठी कस गई। उसने पूछा, ये बात आपने पुलिस को बताई? मैं गया था रपट लिखवाने, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने रपट लिखने से मना कर दिया और कहने लगे कि मुंह बंद रखने में ही समझदारी है। लेकिन मैं कैसे रहने दूं, मेरा पोता है, वो मर जाएगा। कहते हुए वो एक बार फिर रोने लगा। आप किस बस्ती से है और ये कारखाना कहाँ है? कायनात ने पूछा तो बूढ़ा आदमी बोला, पुराने बस्ती में, वही 2 गली छोड़कर कारखाना है। हमारी बस्ती के सारे बच्चों को वहाँ जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। अब आप घर जाइए, कुछ देर में आपका पोता घर पहुंच जाएगा। और हाँ, बाकी बस्ती वालों से भी यही कह दीजिएगा कि उनके बच्चे भी सही सलामत घर पहुंच जाएंगे। कायनात ने कहा तो वो आदमी हाथ जोड़ते हुए बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहेब, भगवान आपको सारी खुशियां दे। कायनात को आशीर्वाद देकर वो आदमी चला गया। उसके आशीर्वाद पर कायनात आसमान की ओर देखकर फीका सा मुस्कुराई और पैर के जख्म के ऊपर बांध लिया और हेलमेट पहनकर बुलेट स्टार्ट कर वो कारखाने की ओर बढ़ गई। कारखाने वाली गली के पास उसने गाड़ी खड़ी की और हेलमेट निकालकर सीट पर रखा। जैकेट भी खोलकर उसने सीट पर रखा और बालों को समेटकर जूड़ा बनाती हुई वो कारखाने की ओर बढ़ गई। उसने अपनी बाजू ऊपर चढ़ाई। रास्ते में उसे एक रॉड नजर आया। उसने रॉड के एक सिरे पर पैर मारा तो रॉड हवा में उछल गया, जिसे बड़ी आसानी से उसने एक हाथ में कैच कर लिया। कारखाने के पास पहुंचकर कायनात ने कारखाने की उठी हुई शटर पर रॉड से जोर से 2-3 बार मारा तो उसकी आवाज सुन अंदर एक तरफ बैठे 8-10 आदमियों ने उस ओर देखा। कायनात को देख सब सकपका गए और हड़बड़ाते हुए खड़े हुए। राजू जो उन लोगों का लीडर था वो तुरंत कायनात के पास आकर हकलाते हुए बोला, साहेब आप यहाँ क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? शांत लहजे में कायनात ने कहा तो राजू बोला, ऐसी बात नहीं है साहेब, आइए ना अंदर। उसने अपने एक साथी को आवाज लगाया, ए सुरेश, साहेब के लिए कुर्सी लेकर आ। सुरेश तुरंत कुर्सी लेकर आया। राजू ने एक गमछे से उस कुर्सी को साफ किया और कहा, बैठिए ना साहेब। कायनात आराम से कुर्सी पर बैठ गई। रॉड को उसने कुर्सी के हाथ से टिकाकर खड़ा कर दिया। एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाया, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाकर गर्दन के पीछे की तरफ लगाया और वो अपने सामने खड़े आदमियों को घूर रही थी। उसकी आंख उगलती आंखों की तपिश को बर्दाश्त कर पाना उन लोगों के लिए नामुमकिन था। 2 को छोड़कर बाकी सब ने गर्दन झुका लिया। ये थे गुरु और भूरा। कायनात ने एक तिरछी नजर उन दोनों पर डाली, लेकिन कुछ कहा नहीं। सुना है रघु दादा ने नया कारखाना खोला है, तो सोचा आकर देख लूं एक बार, काम कैसा चल रहा है। कायनात ने कहा। उसकी आवाज में कहीं भी गुस्सा नहीं था, बेहद शांति से वो सवाल कर रही थी। राजू बोला, काम बढ़िया चल रहा है साहब। सही है तब, पर क्या बात है, कारखाना तो खुला है, फिर कोई वर्कर नजर क्यों नहीं आ रहा? अपनी नीली आंखें पूरे कारखाने में घुमाते हुए कायनात मुआयना करती हुई बोली। उसका सवाल सुन सबके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई। राजू ने अटकते हुए कहा, वो साहब, वर्कर्स नाश्ता करने गए हैं। कमाल है, दोपहर में नाश्ता? घड़ी देखते हुए कायनात ने कहा तो राजू घबराते हुए बोला, वो नाश्ता मतलब दोपहर का खाना? हाँ, वर्कर्स दोपहर का खाना खाने गए हैं। ठीक है, आज मैं फ्री हूँ, वेट करती हूँ, अब आ ही गई हूँ तो वर्कर्स से भी मिल लूंगी। कायनात ने कहा और आराम से बैठी उन लोगों को घूरने लगी। कायनात वर्कर्स का इंतजार करेगी, ये सुनकर सबके चेहरे सफेद पड़ गए। अरे तुम सब एक लड़की से इतना क्यों डर रहे हो? लड़की है, कोई बम नहीं जो इतना डरने की जरूरत है। गुरु ने अपने साथियों के सफेद पड़े चेहरे को देखते हुए कहा। उसका साथ देते हुए भूरा ने कहा, और नहीं तो क्या, साहेब साहेब नाम का डर फैला कर रखा था तुम लोगों ने, और साहेब निकली कौन? ये लड़की। इससे तुम सब इतना डर रहे हो? थू, तुम सब मर्द कहलाने के लायक ही नहीं हो। कायनात ने उन दोनों की बातें सुनी और गहरी नजरों से देखा।
माफी साहब, ये लोग नए हैं यहाँ, इन लोगों को नहीं पता आपके बारे में, मैं समझा लूंगा, माफ कर दीजिए, अनाड़ी है। राजू ने हाथ जोड़ते हुए कहा तो गुरु बोला, अरे राजू भाई, इस आइटम के आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? अरे लड़की है, कोनो डरने की चीज थोड़ी होती है, लड़की तो खेलने की चीज होती है। तुम सब तो ऐसे डर रहे हो जैसे ये हम लोगों को कच्चा चबा जाएगी। अरे ज्यादा से ज्यादा नोचेगी, काटेगी या छटपटाएगी। वैसे भी छटपटाती मुर्गी का गोश्त खाने में मजा ही अलग है। भूरा ने कायनात को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा। बाकी के आदमी भूरा और गुरु को देख मन ही मन प्रार्थना करने लगे। वही कायनात उन लोगों को देख मुस्कुरा रही थी। शायद उसके दिमाग में इस वक्त उन दोनों का होने वाला हश्र नजर आ रहा था। दाएं हाथ की 2 उंगलियों से उन दोनों को अपनी ओर आने का इशारा किया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर कुछ इशारे किए और भूरा कायनात की ओर बढ़ गया। आज तुम सबको दिखाता हूँ कि मुर्गी का शिकार कैसे करते हैं। कहते हुए वो कायनात तक पहुंचा ही था कि एक झटके से खड़े होकर कायनात ने उसके मुंह पर एक घूसा जड़ दिया। उसे एक घूसे ने उसकी खोपड़ी घुमाकर रख दी। नाक और मुंह से खून के फव्वारे फूट गए। वो कुछ कदम पीछे होकर लड़खड़ा गया। साली तेरी तो, उसने गुरु को इशारा किया और दोनों कायनात की ओर एक साथ बढ़े। पैर घुमाकर कायनात ने भूरा को एक लात मारी और गुरु के पेट में एक जोरदार घुसा मारा। दोनों दर्द से बिलबिलाने लगे। दोनों एक बार फिर कायनात की ओर बढ़े तो एक हाथ से गुरु का दायां हाथ और दूसरे हाथ से भूरा का बायां हाथ पकड़कर मोड़ते हुए कायनात ने उनकी पीठ से लगा दिए। दोनों अपना हाथ छुड़ाने के लिए छटपटाने लगे। मैं वो मुर्गी नहीं जो तुम जैसों के हाथ छटपटाने लगूं। मैं वो शेरनी हूँ जिसके सामने तुम जैसे कीड़े छटपटाते हैं, कायनात ने कहा और घुटने से दोनों के पैरों के बीच दे मारा। दोनों दर्द में तड़पते हुए घुटनों के बल गिर पड़े। वो क्या है ना, मैं दिखने में भले ही भोली भाली स्वामी टाइप की हूँ, मगर हकीकत में निहायती हरामी टाइप की हूँ। बहुत जल्द तुम दोनों को समझ आ जाएगा कि ये मनाली शहर मुझे साहिब कहकर क्यों पुकारते हैं। दोनों के बाल मुट्ठियों में भींचकर पीछे की ओर खींचते हुए कायनात ने दांत पीसते हुए कहा और उन्हें एक झटके से छोड़ दिया। दोनों हाथ आपस में झाड़ती हुई कायनात बाकी आदमियों की ओर देखते हुए बोली, बच्चे कहाँ हैं? कौन बच्चे साहिब? यहाँ तो कोई बच्चे नहीं है। राजू ने चेहरे पर डर और घबराहट के कारण आया पसीना पोंछते हुए कहा। उसकी बात सुन कायनात की नीली आंखों में गुस्से के साथ लाल डोरे तैरने लगे। उसने जोर से कुर्सी पर लात मारी और बोली, सही ही कहा है किसी ने, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसके बाद तो उन लोगों की कायनात ने धोबी के कुत्ते जैसी कुटाई की। स्पेशल गुरु और भूरा को कायनात ने अच्छे से तोड़ा। हाथ और पैर को तोड़ने के बाद उसने रॉड उठाया और उन लोगों पर बरसाने लगी। जिसने पलटवार करने की कोशिश की उसे तो कायनात ने इतना मारा कि फिर बंदा काउंटिंग ही भूल जाए। जिस तरह से वो उन लोगों को मार रही थी उससे उसे भी चोट लग रही थी, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब थक गई तब गरजते हुए पूछा, याद आया बच्चों के बारे में या फिर कोई ट्रीटमेंट चाहिए? कुटाई के डर से राजू ने एक और इशारा करते हुए कहा, उधर तहखाना है, वही बच्चे काम कर रहे हैं। उसके पीठ पर एक रॉड जमाते हुए कायनात आग उगलती हुई बोली, कमीने, तेरी तो बच्चों से काम करवाएगा तू? राजू दर्द में करहा उठा। कायनात ने रॉड एक तरफ फेंका और उस तहखाने की ओर बढ़ गई। कायनात ने तहखाने का दरवाजा खोला तो अंदर लगभग 20-25 बच्चे थे। बंद सी वो जगह जहाँ कायनात को सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी। फिर उन बच्चों का क्या हाल हुआ होगा, ये सोचकर कायनात का मन किया कि अभी के अभी उन आदमियों को मौत के घाट उतार दे। अचानक दरवाजा खुलने से बच्चे डर गए थे, मगर कायनात को देखते ही सब साहिब कहते हुए आकर उससे लिपट गए। एक बच्ची लगभग 6-7 साल की होगी, वो रो रही थी। कायनात एक पैर मोड़कर नीचे बैठकर बोली, क्या हुआ बच्चा, आप रो क्यों रही हो? परी को डर लग रहा है, वो गंदे अंकल परी को मारेंगे, वो बच्ची रोते हुए बोली। तो एक लड़की लगभग 13 साल की उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोली, अरे परी देख साहिब आ गई है, अब वो गंदे अंकल कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसकी बात सुन परी कायनात को देखते हुए बोली, सच्ची गंदे अंकल परी को कुछ भी नहीं करेंगे। मुच्ची, बच्चा कोई आपको कुछ नहीं करेगा, चलिए मेरे साथ। परी को कायनात ने गोद में उठाया, सब बच्चों को अपने साथ चलने का इशारा किया। वो उन आदमियों के पास आई और परी को नीचे उतारकर सब बच्चों से बोली, बच्चा पार्टी, इन गंदे अंकलों ने तुम लोगों को बहुत डराया धमकाया है ना? सब एक साथ बोले, हाँ। तुम सबको पता है एक बार ऐसे ही किसी गंदे अंकल ने मुझे डराया था, तब मेरे भाई ने मुझसे कहा था, मार उसके बम पे लात जो तुझे सताता है। उसकी बात सुन बच्चा पार्टी समझ गए कि अब उन्हें क्या करना है। सब मिलकर उन आदमियों के बिगड़े हाल को और बिगाड़ने लगे। कायनात ने उस एरिया के इंस्पेक्टर को फोन घुमाकर एड्रेस देकर जल्दी आने को कहा। साहिब ने बुलाया है, इस डर से 15 मिनट का सफर 10 मिनट में तय करके इंस्पेक्टर पाटिल अपने हवलदारों की टीम के साथ अपनी लटकी हुई तोंद लिए पहुंच गए। उन्हें देख कायनात की भौं तन गई। उसने इंस्पेक्टर से पूछा, इंस्पेक्टर ये एरिया किसके अंडर है? मेरे, दो टूक जवाब देकर इंस्पेक्टर ने सर झुका लिया। तो इस एरिया में कहाँ गलत हो रहा है इसका पता लगाना और उस गलत को रोकना किसका काम है? कायनात ने पूछा तो एक बार फिर वही जवाब, मेरा। तो क्या आपने अपना काम ठीक से किया? क्या गलत का पता लगाया? क्या उस गलत को होने से रोका? क्या उस गलत के खिलाफ शिकायत दर्ज की? क्या लोगों की फरियाद सुनी? कायनात चीख पड़ी। इंस्पेक्टर सर झुकाए खड़ा था। वर्दी खोने का डर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। कायनात के इस गुस्से में उसे अपनी नौकरी जाती हुई नजर आ रही थी। मैंने कुछ पूछा इंस्पेक्टर? उसे चुप देख कायनात गरजती हुई बोली। तो इंस्पेक्टर मिमियाते हुए बोले, ये काम रघु दादा के अंडर हो रहा था और रघु दादा मंत्री के खास है, तो इसलिए। इतना बोल इंस्पेक्टर चुप हो गया। कायनात चिल्लाती हुई बोली, इसलिए आपने इन बच्चों की जिंदगी को कोई तवज्जो नहीं दिया, इन लोगों को मरने छोड़ दिया?
शुक्र मनाइए कि आपके बदन पर यह वर्दी है जिसकी मैं इज्जत करती हूँ, वरना जो इन लोगों का हाल हुआ है वही आपका भी होता। एक बात बताइए, ये वर्दी, ये नौकरी आपको किसने दी? तनख्वाह आप किससे लेते हैं? सरकार से या मंत्री से? कायनात ने पूछा तो इंस्पेक्टर बोला, सरकार से। और सरकार ने आपको ये वर्दी क्यों दी है? कायनात ने पूछा, जिस पर वो बोला, पब्लिक की मदद करने के लिए। तो क्या आपने ऐसा किया? कायनात के सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। कायनात ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मंत्री के तलवे चाटने के लिए तैयार रहिए इंस्पेक्टर, क्योंकि बहुत जल्द आपके बदन पर से ये वर्दी उतरने वाली है। तो अब अपनी नौकरी का इंतजाम मंत्री के पास कर लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए साहिब, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। मंत्री जी ने मुझे कुछ ना करने के लिए पैसे दिए थे, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर वर्दी खोने के डर से बोला, जिस पर कायनात ने कहा, कायनात, सूर्यवंशी की अदालत में माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। जब तक ये वर्दी है तब तक ईमानदारी से काम करके इस वर्दी का मान रख लीजिए। ले जाइए इन आदमियों को इनके ससुराल। इनकी खातिरदारी तो मैंने कर दी है, बची कुची कसर आप पूरी कर दीजिएगा। जल्द ही आपके टेबल पर सस्पेंशन ऑर्डर मौजूद होगा। इंस्पेक्टर ने हवलदारों को इशारा किया उन आदमियों को जीप में डालने का। कायनात ने उन्हें रोका और गुरु और भूरा के पास आकर दोनों के जबड़े अपनी उंगलियों में भींचती हुई बोली, मनाली शहर मुझे साहेब बोलता है क्योंकि मैं इस शहर की राजा हूँ और यहाँ मैं कोई गलत काम बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब जेल में सोचते रहना कि नोचने, काटने और छटपटाने वाली लड़की ने तुम सबको तोड़ कर रख दिया। याद रखना, साहेब हूँ मैं, ये शहर मेरा है, यहाँ के लोग मेरे हैं। दुआ करना कि जेल से छूटने के बाद मुझसे दोबारा मुलाकात ना हो, वरना अगली बार मेरी ओर उठ सके इस लायक तेरी नजर को छोड़ूंगी नहीं। कायनात के इशारे पर इंस्पेक्टर उन आदमियों को जीप में डालकर ले गया। कायनात ने डीएसपी को कॉल कर उस इंस्पेक्टर के बारे में बताया और फैसला डीएसपी का था, उसे कितने दिन के लिए सस्पेंड करना है। फोन जेब के हवाले कर वो बच्चों से बोली, चलो तुम सबको घर छोड़ दो। बाहर आकर उसने परी को बुलेट पर आगे बिठाया और 2 बच्चे उसके पीछे बैठ गए। बाकी के बच्चे पैदल चलकर आ रहे थे। कायनात उन लोगों के पास ही धीरे धीरे बुलेट चला रही थी। वहीं दूसरी तरफ अरमान ने गुस्से में गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने रोकी जिस पर बोर्ड लगा हुआ था, ठाकुर कंस्ट्रक्शन का। चाबी गार्ड की ओर उछालकर वो सीधा अंदर की ओर बढ़ गया। सम्राट भी उसके साथ ही चला गया। उसे देखते ही ऑफिस के सारे स्टाफ खड़े होकर उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगे। उसने सबको इग्नोर किया और सीधा अपने कैबिन में पहुंच गया। अरमान ने अपना कोट खोलकर गुस्से में चेयर पर फेंका। वो किसी घायल शेर की तरह चहलकदमी करने लगा और सम्राट गर्दन दाएं बाएं घुमाते हुए उसे देख रहा था। यार एमी, शांत हो जा यार, हो गया ना, अब भूल जा। सम्राट ने उसे शांत करने की कोशिश की तो अरमान गुस्से में उसकी ओर घूमकर बोला, निहायती बदतमीज लड़की थी वो, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे अरमान ठाकुर से बदतमीजी करने की? क्या कहा उसने? वो शेरनी है, उसे काबू करने वाला शेर पैदा नहीं हुआ। माय फुट, हाउ डेयर शी, मुझ पर हाथ उठाया उसने, छोड़ूंगा नहीं मैं। आखिर तब क्या होगा जब कायनात का सामना एक बार फिर अरमान से होगा? जानने के लिए सुनिए कहानी कायनात एक कयामत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 4। हाँ, उसने बदतमीजी की थी और तू, तेरे तो मुंह से जैसे रत्न जड़ित फूल बरस रहे थे। शुरुआत तूने ही की थी, गलती तेरी थी। माना तूने जानकर उसे नहीं ठोका, लेकिन यही बात तू आराम से कह देता। लेकिन नहीं, तू किसी से माफी कैसे मांगेगा? कुछ गलत नहीं कहा उसने, बस तेरी बदतमीजी का तेरे ही लहजे में जवाब दिया है। सम्राट ने झल्लाते हुए बोला तो अरमान ने बच्चों की तरह रूठते हुए कहा, तू मेरा दोस्त है या उस नीली आंखों वाली मिस घमंडी बिल्ली का? क्या नाम है? मिस घमंडी बिल्ली? एमी यार, मैं तेरा दोस्त हूँ इसलिए तुझे बता रहा हूँ, आज तूने बिल्कुल सही नहीं किया। तू वो एमी है ही नहीं जिसे मैं जानता था। मेरा यार तो गलती करने पर खुद सामने जाकर माफी मांगता था। उसे एक लड़की के पीछे तूने खुद को क्या से क्या बना दिया है भाई। सम्राट पहले तो हंसते हुए बोल रहा था, लेकिन अपनी बात खत्म करते करते इमोशनल हो गया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, समझा? और हाँ, मैं अब भी तेरा एमी ही हूँ, बस अब इमोशनल फूल बनना छोड़ दिया है। सबको अच्छा समझता था, इसी बात का सबने फायदा उठाया। खैर, रही बात इस लड़की की, तो मुझसे गलती हुई, इसलिए मैंने उसे पैसे दिए थे इलाज के लिए। इससे ज्यादा इन जैसी लड़कियों के लिए मेरी नजर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अरमान के चेहरे पर एक कड़वाहट ने जगह ले ली, अतीत को याद करते हुए। अच्छा, उसे पैसे देना कहता है या पैसों की अकड़ दिखाना? सम्राट ने उसे घूरते हुए कहा तो अरमान बोला, अब प्लीज तू उस मिस घमंडी की वकालत करना बंद कर, समझा? तेरी दलीलों से सच्चाई नहीं बदल जाएगी, और सच्चाई ये है कि वो लड़की एक नंबर की बददिमाग, बदमिजाज और निहायती बदतमीज किस्म की थी। अच्छा, तो क्या करती वो? बोल ना, क्या करती? तेरी आरती उतारती? तुझसे कहती, ओ मिस्टर अरमान ठाकुर, अहो भाग्य हमारे जो आपने मुझे अपनी गाड़ी से ठोका, आपसे ठुकवा कर मैं तो धन्य हो गई। सम्राट की बात सुन अरमान एक भौं उठाकर उसे घूरने लगा तो सम्राट बोला, घूर मत मुझे, डरते होंगे सब तुझसे, मैं नहीं डरता। तूने देखा नहीं कितनी चोट आई थी तेरी उस घमंडी को? जीन्स खून से सना था। क्या ये सब भी तुझे बकवास लगता है? कमीने, वो मेरी नहीं है, समझा? तो उसे तेरी मिस घमंडी बोलना बंद कर। और रही बात चोट की, तो आई डोंट केयर, किसी को चोट लगे, किसी का खून बहे या कोई मरे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इन लड़कियों की यही तो ट्रिक होती है, इमोशनल फूल बनाना। ये खून, ये चोट, ये सब बस बेचारी बनने का तरीका है। ऐसे ही तो वो भी आई थी मेरी गाड़ी के सामने, गाड़ी से दिल, दिल से जिंदगी, और अब दिमाग में नफरत बनकर पनप रही है। इन लड़कियों को सिर्फ पैसों से प्यार होता है, और ये जो तू उस लड़की के गुण गा रहा है ना, ये भी उस जैसी है। पैसे ना लेना,
घमंड दिखाना ये सब एक दिखावा है। नफरत है मुझे लड़कियों से, इसलिए मुझे नहीं फर्क पड़ता किसी के दर्द से। अरमान के चेहरे का भाव कभी बनता तो कभी बिगड़ रहा था। अपनी बात खत्म कर गुस्से से उसने टेबल पर हाथ मारकर सारा सामान गिरा दिया। आई जस्ट हेट हर। जहन में घूम रहे चेहरे को मिटाने के लिए गुस्से से कहते हुए उसने टेबल पर हाथ मारा तो कांच टूटकर बिखर गया। कांच के कुछ टुकड़े उसके हाथों में भी धस गए। सम्राट ने तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और अरमान को चेयर पर बिठाकर उसका हाथ देखने लगा। उसके आंख से आंसू निकल रहे थे, जिसे देख अरमान हंसते हुए बोला, ओए तू क्या बच्चों की तरह रो रहा है? रोना तो उसे पड़ेगा जिसने गलत किया, वो भी खून के आंसू। एमी मत कर यार, मत कर खुद के साथ ऐसा। बंद कर खुद को तकलीफ देना। जो बीत गया उसे भूल जा। ये नफरत, ये बदला, ये सब कुछ भूल जा यार। इस सब से तुझे सिर्फ दर्द ही मिलेगा। अरमान के हाथ में धसे कांच के टुकड़े निकालते हुए सम्राट ने कहा तो अरमान फीकी सी हंसी हंसते हुए बोला, यही तो मैं चाहता हूँ कि मुझे दर्द हो, पर कमबख्त दर्द महसूस ही नहीं होता। आज उस नीली आंखों वाली लड़की को देख एक बार फिर वो यादें जहन में आ गई, जिन्हें भूलने की लाख कोशिशें कर चुका हूँ। इसी तरह तो मेरी मुलाकात हुई थी उस बेवफा से। काश जिस तरह उस नीली आंखों वाली के जख्म देखकर मैंने अनदेखा कर दिया, उसी तरह उस दिन भी उसके जख्म भी अनदेखा कर देता। काश उस दिन उसकी मदद ना की होती तो आज सब कुछ पहले की तरह होता। एमी मेरे भाई, हर लड़की मोहिनी सक्सेना नहीं होती। हर लड़की को पैसे से प्यार नहीं होता। कोई ऐसी भी होगी जो तेरे पैसों से नहीं बल्कि तुझसे प्यार करेगी। अरमान के हाथ पर मलहम लगाते हुए सम्राट ने कहा तो अरमान बोला, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि प्यार सिर्फ तब तक जिंदा रह सकता है जब तक उस प्यार के बीच पैसा हो। जिस दिन पैसा बीच से निकल जाए तो प्यार कपूर की तरह उड़ जाता है। जिस दिन तेरी जिंदगी में किसी सही लड़की की एंट्री होगी उस दिन तेरी ये सोच भी बदलेगी, और मुझे यकीन है ऐसा जल्द ही होगा। और तेरी जिंदगी में किसी ऐसे की एंट्री होगी जो तेरे बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि तुझसे मोहब्बत करेगी, जिसके लिए पैसा बिल्कुल जरूरी नहीं होगा। सम्राट ने कहा और अरमान के हाथ पर पट्टी बांधकर खड़ा हो गया। वो दिन कभी नहीं आएगा, अरमान ने कहा तो सम्राट बोला, आएगा, जरूर आएगा, और शायद आ चुका है। तेरे बराबर की लड़की ने तेरी जिंदगी में ढांसू एंट्री मार ली है। अच्छा, और जरा मैं भी तो जानूं कि वो मोहतरमा है कौन? अरमान ने सम्राट को घूरते हुए कहा, जिस पर सम्राट हंसते हुए बोला, तेरी नीली आंखों वाली मिस घमंडी। उसकी बात सुन अरमान उसकी ओर लपका तो सम्राट भागने लगा। दोनों किसी 5 साल के बच्चे की तरह कैबिन में भाग रहे थे। सम्राट आगे और अरमान उसके पीछे। आखिरकार अरमान ने उसे दबोच ही लिया। हाँ तो साले, क्या कहा तूने? कमीने, दोबारा मेरे साथ उस घमंडी का नाम जोड़ा तो तुझे उल्टा लटका के धोऊंगा। अबे तुझे तो खुश होना चाहिए, इतनी खूबसूरत लड़की का नाम तेरे साथ जोड़ा। देखा नहीं तूने, उसके सामने तो हुर की परियां भी पानी भरती नजर आए। सम्राट अपनी गर्दन छुड़ाकर बोला तो एक पल के लिए अरमान की आंखों के आगे कायनात का चेहरा घूम गया। एटीट्यूड से भरा उसका चेहरा, उस पर उसकी गहरी नीली आग उगलती आंखें। वाकई खूबसूरत शब्द शायद उसके लिए बना था। अरमान, हर चमकती चीज हीरा नहीं होती। वो लड़की बेशक खूबसूरत थी, मगर जिस्मानी खूबसूरती नहीं, रूह की खूबसूरती ज्यादा मायने रखती है। हुस्न की खूबसूरती का क्या ही मोल है, जो दिल से खूबसूरत हो वही अनमोल है। सम्राट, वाह वाह, क्या बात है। अपनी मिस घमंडी से मिलकर 1 घंटा भी नहीं हुआ तुझे और तू शायर बन गया। साले अब सच में पीटेगा तू। और उस घमंडी को मेरा कहना बंद कर, समझा? उस नीली आंखों वाली घमंडी लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज की ये बदतमीजी उसे बहुत महंगी पड़ने वाली है। सबके सामने जो उसने मेरी बेइज्जती की है, इसकी भरपाई तो उसे करनी ही होगी। अरमान गुस्से में बोला। सम्राट, एमी तू। सम्राट आगे कुछ बोलता उससे पहले उसे टोकते हुए अरमान ने कहा, मिस्टर जायसवाल वाले प्रोजेक्ट को ठीक से स्टडी कर ले। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं तेरे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। 1 घंटे में मुझे रफ ब्लूप्रिंट चाहिए होटल की। और हाँ, प्यून से कह देना कैबिन ठीक कर दे, तब तक मैं मीटिंग रूम में हूँ। मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। इतना बोल अरमान कैबिन से निकलकर मीटिंग रूम की ओर बढ़ गया। उसके जाने के बाद सम्राट ने खुद से कहा, आज पहली बार तुझे कोई टक्कर की मिली है एमी। कोई ऐसी जो तेरी आंखों में आंखें डालकर तेरी बदतमीजी का जवाब दे सके, ना कि तेरे पैसों को देखते हुए तेरी चापलूसी करे। ऊपर देखकर उसने कहा, महादेव, आज 3 साल बाद पुराने एमी से मुलाकात हुई, जिसकी आंखों में जुनून था। भले ही वजह कुछ भी हो, आज रियल एमी की झलक दिखी मुझे। वो एमी जो शेर की तरह दहाड़ता था। बस इसे वापस पहले जैसा कर दीजिए। मेरा दिल कहता है कि वो नीली आंखों वाली लड़की ही इसे दोबारा जीना सिखाएगी। मुस्कुराना भूल गया है मेरा दोस्त। मुझे लगता है वो इसे मुस्कुराना सिखाएगी। बस कैसे भी उस लड़की की एंट्री एमी की लाइफ में करा दीजिए महादेव। टशन ही सही, लड़ाई ही सही, पर शायद इस लड़ाई के कारण वो अपना दर्द भूलने में कामयाब हो जाए। मीटिंग रूम। एक चेयर पर बैठा अरमान सर पीछे की ओर टिकाए किसी सोच में गुम था। थोड़ी देर पहले हुई वो घटना उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। कायनात की आंखें, गुरूर से भरा उसका चेहरा, उसकी बातें, उसे कायनात का उस पर हाथ उठाना नजर आ रहा था। और उसकी वो बात, आज तो मैंने अपना हाथ रोक लिया, मगर हर बार रोक लूं इतनी महान नहीं। इस जंगल की शेरनी हूं मैं। गीदड़ शेर की बातें करते अच्छे नहीं लगते। मैं वो तेजाब हूं जो किसी की जिंदगी पर पड़ जाए तो सब कुछ खोखला करके रख देता है। एक झटके से उसने आंखें खोली और टेबल पर रखा पेपर वेट उठाकर सामने दीवार पर मार दिया। तुम वो पहली लड़की हो मिस घमंडी जिसने अरमान ठाकुर से बदतमीजी की, और आज की ये बदतमीजी के लिए पछताओगी तुम। कोसोगी उस पल को जब तुमने मुझसे बदतमीजी की। आज अनजाने में ही सही तुमने मेरे जख्म खुरेदे, और इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। नीली आंखों वाली घमंडी कायनात सूर्यवंशी, आई हेट यू एंड यू विल हैव टू पे फॉर योर बिहेवियर।
जिस तरह सबके सामने तुमने मेरी इंसल्ट की है, उसी तरह सबके सामने मुझसे माफी मांगोगी। गेट रेडी मिस सूर्यवंशी, क्योंकि अरमान ठाकुर नाम का ग्रहण तुम्हारी जिंदगी में लग चुका है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी कायनात एक कयामत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 5। सारे बच्चों को सेफली बस्ती पहुंचाकर कायनात ने बस्ती वालों को सख्त हिदायत दी कि अगर आगे से कुछ भी ऐसा हो तो बिना डरे बिना वक्त गवाए वो लोग कायनात के पास आएंगे। आज एक बार फिर साहिब के लिए लोगों के दिल में इज्जत बढ़ गई थी। यही तो वजह थी जो मनाली शहर ने उसे साहिब नाम दे रखा था। आम लोगों के लिए मसीहा थी साहिब, और बुरे लोगों के लिए उनके मन में पनप रहा डर। डर कि अगर साहिब तक ये बात पहुंच गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये डर, ये इज्जत, ये कायनात की सबसे बड़ी पूंजी थी, जिसे कमाने में उसकी जिंदगी के लगभग 7 साल चले गए। 7 साल हो गए उसे इस शहर में कदम रखे हुए, और आज इस शहर में उसने अपना नाम और पहचान की ऐसी छाप छोड़ी है जिसे मिटा पाना नामुमकिन सा है। कायनात ने एक नजर अपनी हालत पर डाली। हाथ पर थोड़ी बहुत खरोचे थी, पैर का जख्म गहरा था जिससे खून फिर से रिसने लगा। अब तक तो उसने इस दर्द की ओर ध्यान ही नहीं दिया था, मगर अब उसे पैर में थोड़ा दर्द हो रहा था। लेकिन दर्द सहना तो उसने बचपन से ही सीख लिया था, तभी तो इतने दर्द में भी उसकी आंखों में नमी नहीं थी, इतने दर्द में भी चेहरा भावहीन सा था। इस हालत में ऑफिस जाना सही नहीं होगा, इसलिए उसने गाड़ी अहिल्या देवी हॉस्पिटल की ओर घुमा दी। हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोक कर वो अंदर गई। रिसेप्शन के पास जाकर उसने अपनी कड़क आवाज में पूछा, डॉक्टर करण सिसोदिया कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट, मैम डॉक्टर करण राउंड पर गए हुए हैं, क्या आपकी अपॉइंटमेंट है? कायनात ने एक गहरी नजर उस पर डाली और बिना कुछ कहे डॉक्टर करण के कैबिन में चली गई। जैसा कि रिसेप्शनिस्ट ने कहा था, डॉक्टर राउंड पर गए हैं, तो कैबिन खाली था। कायनात आराम से डॉक्टर की चेयर पर बैठ गई और फोन निकाल कर उसमें कुछ देखने लगी। कुछ देर बाद आपस में बात करते हुए 2 लड़के जिन्होंने डॉक्टर वाले कोट पहने थे वो कैबिन के अंदर आए। ये थे डॉक्टर करण सिसोदिया और डॉक्टर रोहन शेरगिल। कायनात को देख दोनों खुश हुए और हैरान भी। करण, किडो तू यहाँ इस वक्त? क्या बात है, हमारे गरीब खाने में मिस कायनात सूर्यवंशी पधारी है, कुछ तो बात होगी। तभी उसकी नजर कायनात के पैरों पर पड़ी। वो तुरंत भागकर कायनात के पास आया और उसके पैरों के पास बैठकर जख्म देखते हुए बोला, किडो ये तुझे इतनी चोट कैसे लगी? कितना गहरा जख्म है, तू कब सुधरेगी यार? अपनी परवाह करना कब सीखेगी? हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती है। राजवीर भाई ने तेरी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और तू। रिलैक्स करण, छोटी सी चोट है और मेरी जिम्मेदारी भैयू ने तुझे सौंपी है, इसलिए तो तेरे पास ड्रेसिंग कराने आई हूँ। अब इमोशनल होना बंद कर और जल्दी से पट्टी कर दे यार, ये रिसता हुआ खून बड़ी अजीब सी फीलिंग दे रहा है। कायनात ने बड़े आराम से कहा तो रोहन उसे घूरते हुए बोला, बोल तो ऐसे रही है जैसे ड्रेसिंग कराने के लिए आकर बहुत महान काम किया तूने। तू नहीं सुधर सकती ना? हमेशा ये मार पीट जरूरी है तेरे लिए? अब किससे पंगे लेकर आई है तू? एक भी दिन बिना चोट लगाए बीत जाए तो तुझे सुकून नहीं मिलता ना? अबे यार रोहन रिलैक्स, बोला ना छोटी सी चोट है। अब तुम दोनों झोला छाप डॉक्टर मेरी पट्टी करोगे या लेक्चर देने में ही दिन बिताने का इरादा है? अगर ऐसा है तो बोल दो, मैं कहीं और चली जाऊंगी। वो क्या है ना, मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है। कायनात ने कहा तो इस बार करण उस पर गुस्सा करते हुए बोला, किडो तुझे ये छोटी चोट लगती है? डॉक्टर तू है या हम? ये छोटी चोट है? मन तो कर रहा है तुझे लगाओ एक खींच कर, बस यही यही करती है तू। तू जानती है मैं तुझे मार नहीं सकता, क्योंकि फिर तू मेरी चटनी बना देगी। पर इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा, इस बार मैं राजवीर भाई से तेरी शिकायत करूंगा। यार कितने जालिम हो तुम लोग, मुझे चोट लगी है, मैं पेशेंट हूँ और ये जालिम डॉक्टर मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। कमीनों इलाज करो मेरा। करण तू पैर की पट्टी कर और रोहन तू मेरे हाथ पर आई खरोचों की पट्टी कर। चलो निकम्मो जल्दी करो। कायनात ने दोनों को घूरते हुए फरमान सुनाया तो दोनों एक दूसरे को बेचारी सी नजर से देखकर बोले, डॉक्टर हम है या ये? कायू, ऑर्डर तो तू ऐसे दे रही है जैसे इस हॉस्पिटल की डीन तू ही है। हम सब ने तो मेडिकल की डिग्री एवे ही ले ली है ना? कायनात के हाथ पर आई चोट साफ करते हुए रोहन ने ताना मारते हुए कहा तो कायनात ने नाक सिकोड़कर उसे घूरा। चल अब ये डरावने लुक्स देना बंद कर और ये बता कि आज क्या किया है तूने, किसको तोड़कर आई है? और देख झूठ मत बोलियो, वो क्या है ना तेरे रग रग से वाकिफ हूं मैं, तो टेप रिकॉर्डर ऑन कर और सच सच बोलना। करण ने उसे घूरते हुए कहा और उसकी जीन्स घुटनों से काट कर अलग करके उसके जख्म को साफ करने लगा। यार एक अकड़ू बिल्ले ने ठोक दी अपनी गाड़ी से, मन तो किया उसे इतना ठोकू कि फिर किसी को ठोकने लायक ना बचे। ये रईसज़ादे औरों को भिखारी समझते हैं। बड़ा आया कायनात सूर्यवंशी को पैसों का रुबाब दिखा रहा था। जेब में 2 पैसे क्या आते हैं? इन जैसे आदमी खुद को आसमान और बाकियों को जमीन पर रेंगते कीड़े समझने लगते हैं। उस मिस्टर अकड़ू बिल्ले से अगर दोबारा मुलाकात हुई तो उसे छोड़ूंगी नहीं, घमंडी अकड़ू। कायनात ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। उसकी नीली आंखें सिकुड़ते हुए वो करण और रोहन को घूरते हुए सब बता रही थी। क्या बात है, मनाली में ऐसा कौन पैदा हो गया जिसने दी कायनात सूर्यवंशी से पंगा ले लिया? नॉट बैड। है कौन ये बंदा? करण ने हंसते हुए कहा तो कायनात उसके कंधे पर एक मुक्का जमाते हुए बोली, ज्यादा बत्तीसी मत निपोर। और वो कौन था इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। कायनात सूर्यवंशी के पास इतना बेकार वक्त नहीं है कि इन जैसे रईस बाप की बिगड़ी औलादों के बारे में सोचे। अच्छा किडो एक बात बता, बंदा कैसा था? मतलब तेरा मिस्टर अकड़ू दिखने में हैंडसम था क्या? मेरी एक दोस्त है, उसका नाम कायनात है। मैं सोच रहा था कि अगर बंदा शक्ल सूरत से ठीक हो तो उससे रिश्ते की बात कर लूं। रोहन ने कायनात को छेड़ते हुए कहा। कायनात उसकी ओर लपकी लेकिन वो तुरंत पीछे हट गया। इस वक्त करण उसके पैरों की पट्टी कर रहा था, इसलिए वो उठ नहीं सकती थी, तो बस घूर कर ही काम चला लिया। बच गया तू कमीने, उस अकड़ू को फिर से मेरा कहा तो मैं पीट दूंगी। दोबारा ये बकवास मत करना। और हाँ, कौन कैसा दिखता है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता।
शक्ल मायने नहीं रखती, मायने रखती है इंसान की भीतरी सुंदरता। और इस मामले में वो आदमी बदसूरत है, क्योंकि वो निहायती बदतमीज और वाहियात किस्म का था। करण, बस बस बस, मैं उस आदमी को तो नहीं जानता, लेकिन तुझे जरूर जानता हूँ। तूने कोई उस पर प्यार की बारिश तो की नहीं होगी, एंड आई एम श्योर बदतमीजी की शुरुआत तूने ही की होगी। कायनात, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ उसकी बदतमीजी का उसी की भाषा में जवाब दिया, समझा? रोहन कायनात को छेड़ते हुए, वैसे एक बात बता, तूने सच में उसकी शक्ल नहीं देखी? अरे थोड़ा तो देखा होगा तूने, बोल बोल, शर्मा मत, देख मैं तो दोस्त हूं ना, बोल भी दे। मेरे लिए किसी का थोपड़ा मैटर नहीं करता, कौन कैसा दिखता है इससे मुझे क्या लेना देना। स्टॉप दिस सिली टॉक्स। झुंझलाते हुए कायनात ने कहा तो करण उसका हाथ पकड़कर बोला, किडो बच्चा, लेना देना है, किसी की शक्ल देखेगी तो अभी तो पसंद करेगी, पसंद करेगी तो प्यार होगा, तब जाकर शादी, और फिर मैं मामा बनूंगा। कायनात ने कुछ पल भावहीन नजरों से करण को देखा, फिर अपना हाथ छुड़ाकर गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को काबू करती हुई बोली, ऐसा कभी नहीं हो सकता करण, प्यार बकवास है, इट्स जस्ट अ बुलशिट। आजकल का प्यार सिर्फ बिस्तर तक के लिए सीमित रह चुका है, जिस दिन बेड शेयर हो गया उस दिन प्यार का दी एंड। प्यार आजकल जिस्म तक आकर थम चुका है, जरूरत पूरी करने को लोगों ने प्यार का नाम दे दिया है, और कायनात सूर्यवंशी ऐसी किसी जरूरत की मोहताज नहीं है। प्यार की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। जितनी नफरत मैं प्यार से करती हूँ, उतनी ही नफरत शादी से और रिश्ते से करती हूँ। ये शादी, ये रिश्ते, इन सबका दूसरा नाम है झूठ, फरेब और धोखा। झूठ और फरेब से मुझे घिन आती है, और रही बात धोखे की, तो पहले ही जिंदगी से इतने धोखे खा चुकी हूँ कि अब नया धोखा खाने की हिम्मत नहीं बची। जानती हूँ भाई है तू, मेरी चिंता रहती है तुझे, पर जरूरी नहीं होता शादी या प्यार करना। मैं किसी रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहती, एंड प्लीज दोबारा ये प्यार और शादी की बातें मुझसे मत करना। मैं चलती हूँ, ऑफिस जाना है, देर हो रही है, बाद में मिलती हूँ। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी कायनात एक कयामत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 6। कायनात उठ के जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ी तो करण ने कहा, रुक जा किडो, ऐसे जाएगी बाहर। कायनात ने उसे अजीब तरह से घूरते हुए कहा, ऐसे जाने में क्या प्रॉब्लम है? इतना बोलकर उसने खुद को देखा तो उसका मुंह बन गया। सफेद जीन्स अब किसी भी एंगल से सफेद नहीं थी, एक टांग जीन्स की कटी हुई थी, टॉप भी जगह जगह से मैली हो चुकी थी। उसकी शक्ल और उसका हुलिया देख रोहन और करण हंसने लगे। रोहन पेट पकड़कर लोटपोट होते हुए बोला, अरे मेरी जैकी चैन, कितनी क्यूट लग रही है तू, बिल्कुल उस टेडी बेयर की तरह जिसे एक हफ्ते तक कचरे के डिब्बे में छोड़ दिया हो। उसकी बात पर कायनात ने अपनी नीली आंखों से उसे घूरते हुए बुरा सा मुंह बनाया तो करण उसके पास आकर बोला, खबरदार रोहन, जो मेरी किडो को कुछ कहा तो। मेरी किडो मनाली की बेस्ट फैशन डिजाइनर है। हाँ, बस जब बात खुद पर आती है तो इसका फैशन सेंस ठप हो जाता है ना किडो? तू मेरी बेइज्जती कर रहा है या मेरा सपोर्ट कर रहा है? कायनात सोचते हुए बोली तो उसके सर पर चपेट लगाते हुए करण ने कहा, ज्यादा लोड मत ले वरना ब्लास्ट हो जाएगा। मैंने तो बेइज्जती ही की थी, तू इसे अपनी तारीफ समझ ले। कायनात उसे घूर रही थी तो उसने एक बड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पर चिपका दी और अपने ड्रॉवर से एक पैकेट निकालते हुए कायनात की ओर बढ़ाया, ये ले, जाके चेंज कर ले। कायनात ने उस पैकेट को देखा तो उसमें एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स थी। उस पैकेट को देखकर कायनात ने करण को सवालिया नजरों से देखा। वो लास्ट टाइम जब घर गया था तो माँ ने तेरे लिए भेजा था, लेकिन मैं देना भूल गया। करण ने कहा, साले कमीने, तू 2 महीने पहले गया था घर और अब दे रहा है? हे भगवान, छचुंदर, आज क्यों दिया? 2 साल बाद दे देता। कपड़े निकालकर पैकेट करण की ओर फेंक कायनात गुस्से में वॉशरूम में घुस गई और पीछे करण बोलता रह गया, किडो सुन तो मेरी बात। थोड़ी देर बाद कायनात बाहर आई। वो अभी भी करण को घूर रही थी और रोहन आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहा था। देखा कायो, आंटी ने तेरे लिए कितने प्यार से गिफ्ट भेजा और ये कमीना भूल गया। तुझे आंटी का प्यार 2 महीने बाद मिला, तू इसे छोड़ना मत, मैं तेरे साथ हूँ। कायनात ने अपनी नजर करण से हटाकर रोहन पर टिका दी और बोली, बेटा उसे तो मैं बाद में देखूंगी, पहले ये जो माचिस की तीली बनकर तू आग लगा रहा है ना, उसके लिए तुझसे तो निपट लूं। अब उस कैबिन में रोहन और कायनात का चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया, जिसमें करण कभी रोहन तो कभी कायनात की ओर से चीयर कर रहा था। थोड़ी देर बाद थक कर दोनों बैठ गए। कायनात ने उठते हुए कहा, गाइस आई एम गेटिंग लेट, अब मुझे चलना चाहिए। ऑफिस जाएगी या फैशन हाउस? रोहन ने हांफते हुए पूछा। ऑफिस जाऊंगी फिर फैशन हाउस, कायनात ने कहा और उठने को हुई तो करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए कहा, कितना काम करती है यार तू, बैठ थोड़ी देर हमारे साथ, इसी बहाने थोड़ा रेस्ट तो करोगी। वैसे तू कैसे मैनेज कर लेती है यार, ऑफिस और फैशन हाउस दोनों? करण, ऑफिस तो भैयू ही संभालते हैं ना, मैं तो बस तभी संभालती हूँ जब भैयू किसी काम से या किसी बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं। और रही बात फैशन हाउस की, तो ये मेरा काम है तो करना तो है ही, और अभी रेस्ट करने का मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आई एम गेटिंग लेट, कायनात ने घड़ी देखते हुए कहा, जिस पर करण बोला, चले जाना मेरी माँ, लेकिन एक गुड न्यूज तो सुनती जा। गुड न्यूज? कायनात ने सवालिया नजरों से देखते हुए कहा तो करण मुस्कुराते हुए बोला, गुड न्यूज। यार अब बग भी दे, क्यों बेकार का सस्पेंस क्रिएट कर रहा है? रोहन से, यार बिंबो तू ही बता दे। करण को खामोशी से मुस्कुराते देख कायनात ने झल्लाते हुए कहा तो रोहन बोला, मुझे पता होगा तब मैं बताऊंगा ना। इस कमीने ने कहा कि सबसे पहले अपनी कीड़ों को बताएगा फिर मुझे। अरे मेरे चड्डी बड्डी यारो, क्यों मुंह फुलाते हो, मैं बताता हूँ ना। तो कीड़ो, गुड न्यूज ये है कि हमारे पूजनीय भ्राताश्री रुद्राक्ष सिसोदिया की शादी तय हो गई है।
करण के कहते ही रोहन खुशी से चिल्लाकर नाचने लगा। वही कायनात भी खुशी और हैरानी से मुंह खोले करण को देख रही थी, जैसे पूछ रही हो कि क्या ये सच है। करण ने अपनी पलकें झपकाकर उसे कहा कि ये सच है। लड़की कौन है? कायनात ने पूछा तो करण बोला, तुझे याद है किरो, जब हम दोनों 9th में थे और रुद्रभाई 11th में, तब हमारी क्लास में सारिका ने एडमिशन लिया था और भाई उस पर पहली नजर में ही लट्टू हो गए थे। उसकी बात सुन कायनात सोचने लगी तो करण बोला, अरे याद कर यार, भाई को सारिका से मिलवाने के लिए अपन दोनों ने कितने पैतरे अपनाए थे। एक बार तो तू उसके सामने झूठ मूठ का बेहोश हो गई थी ताकि वो तुझे घर तक पहुंचाने आए और वहां भाई से उसकी मुलाकात हो। याद आया, सारिका शेखावत, राइट? वो भी भाई से प्यार करती है क्या? कायनात ने याद करते हुए कहा, हाँ, तेरे उस शहर से चले जाने के बाद भाई ने उसे प्रपोज किया था और अब उसी से शादी कर रहे हैं। करण ने कहा तो कायनात बोली, अच्छी बात है, रुद्र भाई को उनका प्यार मिल गया। उनको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेट कर देना। मैं फ्री होते ही उनसे बात कर लूंगी। अभी चलती हूँ, सच में बहुत लेट हो गई हूँ। तू किस बात से भागना चाह रही है? ये मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। कहा था ना, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। तू एक बात मेरी भी सुन ले, तुझे शादी में आना ही होगा। अब बहुत हुआ, 8 साल हो गए तू अपने शहर नहीं आई। वहां सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। 8 साल कम नहीं होता। अब जिद छोड़ दे और वापस लौट। इस शादी में तो तुझे आना ही होगा। कायनात जिस बात से बचना चाहती थी वो बात करण ने छेड़ ही दी। उसने गहरी सांस ली और बोली, करण, तू बहुत अच्छे से जानता है मेरे ना लौटने की वजह। मैं ऋषिकेश कभी नहीं लौट सकती, कभी भी नहीं। उस शहर में अपना सब कुछ खोया है मैंने, इसलिए अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सारे रास्ते मैंने खुद बंद किए हैं। नफरत है मुझे उस शहर से, नफरत। कीड़ो, अब बहुत हुआ यार। 8 साल बीत चुके हैं तुझे उस शहर को छोड़े हुए। उस शहर के साथ साथ तूने तो हम सबको छोड़ दिया था। हम सबकी तो कोई गलती नहीं थी। अगर मैं अपनी मेडिकल के कोर्स के लिए मनाली ना आया होता तो शायद तूने मुझसे भी अपने सारे कॉन्टेक्ट्स खत्म कर दिए होते। आई नो, बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इनमें हम सबको किस बात की सजा दे रही है तू? मैं कुछ नहीं जानता। तू ऋषिकेश आएगी, शादी में, दैट्स इट, फाइनल। और रुद्र भाई ने भी कहा है कि जब तक तू नहीं आती तब तक शादी नहीं होगी, फिर चाहे इंतजार 8 साल का हो या उससे ज्यादा। करण पहले तो इमोशनल हो गया था, फिर आंखों की नमी पोंछते हुए उसने फरमान जारी करते हुए कहा, रुद्र भाई को समझाना करण, मैं नहीं आ सकती। समझा उन्हें कि मेरे बिना ये शादी अगर हुई तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छे से समझा, वो समझ जाएंगे, क्योंकि वापस ना लौटने का मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं। कायनात की आवाज में नरमी आ गई थी। ये जिद सिर्फ भाई की नहीं, मेरी माँ की और पापा की भी है। ऋषिकेश, तुझे लौटना ही होगा। नफरत उस शहर से है, पर हम सब तेरे अपने हैं और हमें तुझसे प्यार है। फैसला तुझे करना है। नफरत के कारण सबसे दूरी बनानी है या हम सबके प्यार के कारण वापस लौटना है? करण ने कहा, जिसके बाद कायनात बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। सारे रास्ते उसके जहन में करण की बातों के साथ साथ कुछ अतीत की कड़वी यादें गूंज रही थी। कुछ देर बाद उसने गाड़ी एक ऊंची इमारत के सामने रोकी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, RK कंस्ट्रक्शन। कायनात ने चाबी गार्ड की ओर उछाली और अंदर चली गई। कायनात को आता देख पियून तुरंत अंदर भागते हुए आया और सबसे बोला, हिटलर आ गई है। इतना सुनते ही सब तुरंत अपनी अपनी जगह पर बैठकर ऐसे मॉनिटर को घूरने लगे जैसे उनसे ज्यादा सीरियस अपने काम को लेकर शायद ही कोई होगा। पूरे ऑफिस में सन्नाटा पसरा था। कायनात वहां से एक कैबिन की ओर बढ़ी, जिसके दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, राजवीर सूर्यवंशी, MD। कायनात ने कैबिन का दरवाजा खोला, लेकिन फिर वापस बंद कर एम्प्लॉय की ओर मुखातिब होकर बोली, जितना ध्यान आप लोग मेरे आने पर देते हैं, अगर उतना ही ध्यान अपने काम पर देंगे तो मेरे आने या जाने पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बोल उसने एक नजर सब पर डाली और कैबिन में घुस गई। उसके जाते ही सबकी खुसर पुसर शुरू हो गई। यार, ये हिटलर कितनी खड़ूस है। मुझे तो लगता है रियल वाले हिटलर ने भी खड़ूसपन की ट्रेनिंग इसी से ली होगी। एक लड़की मुंह बनाते हुए बोली तो उसके साथ बैठी हुई लड़की ने कहा, हाँ यार, राजवीर सर तो कितने स्वीट है और हैंडसम भी। इसे देखकर लगता ही नहीं कि ये उनकी बहन है। एक मिष्टी रसगुल्ला तो दूसरा कड़वा करेला। आई मिस राजवीर सर, वो रहते हैं तो काम करने में भी मन लगता है। पहले वाली लड़की ने कहा तो एक लड़का बोला, मैं भी उन्हें मिस कर रहा हूँ। इस पर उन दोनों लड़कियों ने उसे घूरा तो बात संभालते हुए बोला, अरे मेरा मतलब, राजवीर सर आएंगे तभी तो हमें इस हिटलर नाम की बला से छुटकारा मिलेगा, वरना जब तक सर नहीं आते तब तक के लिए तो यही ऑफिस आएगी ना। अरमान अपनी कैबिन में बैठा किसी फाइल में उलझा था। कैबिन अब बिल्कुल पहले की तरह साफ सुथरा था। तभी उसका फोन बजा। कॉल उसकी छोटी बहन सोनिया ठाकुर का था। अरमान, क्या बात है सानी, आज तुझे भाई की याद कैसे आ गई? सोनिया, भाई मैं तो आपको हमेशा मिस करती हूँ और अभी मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। आप अपनी सोनी को मिस नहीं कर रहे? अरमान, अरे मेरी झल्ली, मैं तुम सबको बहुत मिस कर रहा हूँ। वैसे मुझे यहाँ आए हुए अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। मेरी झल्ली मुझे इतना मिस कर रही है, क्या बात है? सोनिया कुछ कहती उससे पहले उधर से आरुषि ठाकुर, अरमान के चाचा की बेटी ने कहा, भाई इस झल्ली के झल्लेपन को सिर्फ आप झेल पाते हैं ना, इसलिए ये आपको इतना मिस कर रही है। यहाँ आपके अलावा इस आफत को कोई पैम्पर नहीं करता। सोनिया, भाई आरुषि दी को देखो ना, मुझे झल्ली कह रही है। मैं तो सिर्फ आपकी झल्ली हूँ ना, आप इन्हें बोलो कि मैं कोई बच्ची नहीं जिसे पैम्परिंग की जरूरत हो। अरमान, अरे खबरदार, जो किसी ने मेरी सानी को झल्ली कहा तो सानी सिर्फ मेरी झल्ली है। वैसे सानी, आई एम श्योर सिर्फ इस झल्ली वाले टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए तो तूने फोन नहीं किया होगा। अब काम भी बता दे। सोनिया, क्या भाई आप भी, क्या मैं अपने भाई को यूं ही कॉल नहीं कर सकती? वैसे भाई, मुझे आपको कुछ बताना था। बोल ना बच्चा। मैं कल शाम अप्रोक्स 4 बजे के आसपास मनाली पहुंचूंगी। परसों एग्जाम है तो आप मुझे पिक करने के लिए आ जाइएगा। अरमान, तो इसलिए मेरी बहन को अपने भाई की याद आई। चल ठीक है, मैं टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा तुझे पिक करने। थोड़ी देर की बातों के बाद अरमान ने फोन रख दिया। कुछ देर बाद उसने इंटरकॉम से अपने सेक्रेटरी शेखर को बुलाया। यस सर।
अंदर आते हुए शेखर ने कहा तो अरमान बोला, यार के कंस्ट्रक्शन के साथ जो डील होने वाली थी उसका क्या हुआ? इस फाइल में उस डील के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। शेखर, सर वो डील हो नहीं पाई थी क्योंकि उस वक्त आपके डैड की तबीयत खराब हो गई थी, तो अब आप आ गए हैं तो हम वो मीटिंग फिर से अरेंज कर सकते हैं। अरमान, ओके, मीटिंग अरेंज करो आर के एमडी के साथ। बाय द वे, एमडी है कौन? डैड से बहुत सुना है उनके बारे में। शेखर, सर आरके के एमडी है राजवीर सूर्यवंशी, बहुत ही सुलझे, समझदार और साफ दिल के हैं। आपके डैड की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इनफैक्ट आपके डैड जब भी मनाली आते हैं तो राजवीर सर कभी उन्हें होटल में नहीं रुकने देते, हमेशा जबरदस्ती अपने घर पर रखते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आरके की एमडी कोई और है। अरमान हैरान होकर, कोई और मतलब? शेखर, वो राजवीर सर बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया गए हैं, तो इसलिए फिलहाल के लिए उनके एब्सेंस में उस कंपनी की सीईओ उनकी बहन एमडी की जिम्मेदारी संभाल रही है। आपकी मीटिंग उन्हीं के साथ होगी। वैसे उनसे कभी मिला तो नहीं हूँ, पर सुना है बहुत टेढ़ी चीज है, लेकिन काम के मामले में बिल्कुल परफेक्ट है। ये मनाली शहर उन्हें साहिब कर बुलाता है। टेढ़ी चीज सुनकर अरमान के आंखों के आगे एक पल में ही कायनात का गुस्से से भरा चेहरा, उसकी आग उगलती नीली आंखें घूमने लगी। उसने अपना सर झटका और कहा, मीटिंग फिक्स करो शेखर, मैं कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहता। शेखर अपना सर हिलाकर चला गया और अरमान वापस फाइल में उलझ गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी कायनात एक कयामत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 7। कायनात कैबिन में बैठी किसी सोच में गुम थी, तभी उसका फोन बजा। कॉल राजवीर का था, जिसे देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नजर आई। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और बोली, माँ मैं आपको बहुत याद कर रही थी अभी। राजवीर, मुझे पता है, मेरी शोना मुझे याद कर रही थी, तभी तो हिचकियों से मेरा हाल बेहाल था। कैसी है शोना तू? आज फिर तूने कोई पंगा तो नहीं किया ना? फिर से खुद को चोट तो नहीं पहुंचाई ना? और कहाँ है तू, ऑफिस या फिर फैशन हाउस में? उसने एक ही सांस में सब कुछ पूछ लिया। कायनात, भैयू माना आप मेरी माँ हो, पर ये क्या, आप बिल्कुल टिपिकल मदर की तरह बिहेव कर रहे हैं। अरे मैं आपकी शोना हूँ, आई एम अ गुड गर्ल, आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने कोई पंगा नहीं किया। और चोट वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी है, एक खरोच भी नहीं। अपने पैर की ओर देख कायनात ने कहा और नीचला होठ दांतों तले दबा लिया। उसे डर था कहीं राजवीर उसका झूठ ना पकड़ ले। चल तू बोल रही है तो मान लेता हूँ। शोना, तुझे ठाकुर अंकल याद है? कायनात, ठाकुर अंकल? वो ठाकुर कंस्ट्रक्शन वाले? उसने सोचते हुए कहा, वही। उनके साथ हमारी एक पार्टनरशिप डील होने वाली थी, जो ठाकुर अंकल के हेल्थ इश्यूज के कारण नहीं हो पाई। अब उनकी जगह उनके बेटे ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाल ली है, तो अब ये डील हो सकती है। तू ठाकुर कंस्ट्रक्शन के नए एमडी के साथ मीटिंग कर लेना। डील होगी या नहीं ये तेरा डिसीजन है। कायनात, ओके भैयू, एज यू विश। मैं माया से कहती हूँ मीटिंग फिक्स करने। एनीथिंग एल्स? राजवीर, हाँ मेरी शोना, मेन बात तो मैं भूल ही गया, पेन किलर ले लेना, पैर के दर्द से आराम मिलेगा। उसके इतना कहते ही कायनात का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बस इतना ही बोली, माँ। राजवीर, तुझे क्या लगा शोना, तू नहीं बताएगी तो मुझे अपनी बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा? शोना तू कब सुधरेगी यार, जब तब देखो चोट लगवाती रहती है, कभी हाथ तो कभी पैर। शोना शोना शोना, मैं क्या करूं तेरा? एक तो तू इतनी क्यूट है कि तुझे डांट भी नहीं पाता। कायनात, आप बस मुझसे ढेर सारा प्यार करिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। वैसे आप पूछेंगे नहीं कि क्या हुआ आज, मतलब क्या सियाप्पा किया मैंने? राजवीर, नहीं, क्योंकि मुझे मेरी शोना पर भरोसा है। अगर तूने किसी को तोड़ा होगा तो जरूर सामने वाले ने कुछ किया होगा। अच्छा शोना, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ, अभी मेरी मीटिंग है। ओके माँ, बाय एंड लव यू। लव यू टू बच्चा, बाय। एंड हाँ, रुद्र की शादी हो रही है तो प्लीज ऋषिकेश के बारे में एक बार सोचना। आई थिंक तुझे जाना चाहिए, इस बारे में रात में बात करता हूँ तुझसे। बाय। राजवीर से बात कर कायनात को कुछ हद तक सुकून मिला था, लेकिन ऋषिकेश जाने वाली बात से एक बार फिर उसके जहन में कुछ खौफनाक मंजर घूमने लगे। एक बार फिर वो अतीत के गलियों में खो गई, जहां उसकी एक छोटी सी खुशियों से भरी दुनिया थी, जिसकी एक पल में ही काया पलट हो गई। फोन की रिंग ने उसे अतीत से बाहर वर्तमान में लाने का काम किया। कॉल रॉकी का था, जिससे सुबह कायनात मिली थी। रॉकी, मिस सूर्यवंशी, जैसे कि आपने कहा था, मैंने मिस्टर महेश मल्होत्रा की आईडी को हैक कर लिया है। उनकी प्रेजेंट मेल आईडी में कुछ इंटरेस्टिंग हाथ लगा है, पर पुराने आईडी को हैक करना आसान नहीं है। सिक्योरिटी कुछ ज्यादा है उस आईडी की। आई थिंक आपको जिस औरत के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उस आईडी से मिल सकती है। मुझे लगता है उस आईडी में उस औरत। रॉकी आगे कुछ बोलता उससे पहले कायनात गुस्से में बोली, शट अप रॉकी, ये क्या औरत औरत लगा रखा है? उनका नाम अर्पिता सूर्यवंशी है, मम्मा है वो मेरी, तो दोबारा उनका नाम तमीज से लेना। रॉकी, सॉरी मिस सूर्यवंशी, मुझे नहीं पता था। आपकी मम्मा के बारे में कुछ तो जरूर है उस पुरानी आईडी में, तभी उसमें इतनी सिक्योरिटी है, उसे हैक करना मुश्किल है। कायनात, डू वन थिंग, उस आईडी का नाम और बाकी इन्फॉर्मेशन मुझे भेजो, उसे हैक करती हूँ मैं। और हाँ, मेरे सर्वर से अपना सर्वर कनेक्ट करो, जैसे ही मैं सिक्योरिटी लेवल तोड़ूंगी तुम उस आईडी से सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी करोगे। एम आई क्लियर? रॉकी, ओके बॉस। रॉकी से बात कर कायनात ने फोन रखा और अपना लैपटॉप खोलकर उस पर उंगलियां तेजी से चलाने लगी। रॉकी ने उसे महेश मल्होत्रा की आईडी भेज दी थी, जिसे कायनात हैक करने की कोशिश कर रही थी। क्या दिन आ गए हैं तेरे कायनात, इतने बड़े एम्पायर की मालकिन और चोरों की तरह हैकिंग कर रही है। मल्होत्रा, इसके लिए आपने मुझे मजबूर किया है, तो इसकी भी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। मम्मा के और मेरे तकलीफों की सजा आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। कायनात ने खुद से कहा और वापस हैकिंग में लग गई। लगभग 1 घंटे बाद लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ शब्द उभरे थे, इनकरेक्ट सिक्योरिटी पिन, ओनली 2 अटेम्प्ट्स लेफ्ट। इसे देख कायनात ने हाथ टेबल पर मारी और एक गहरी सांस लेकर लैपटॉप की स्क्रीन को नीचे कर दिया।
दिमाग को शांत कर कायनात, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। अगर तीनों अटेम्प्ट्स फेल हो गए तो आईडी ब्लॉक हो जाएगी। काम डाउन। कायनात ने खुद को शांत किया और कुछ देर बाद फिर से ट्राई करने का सोचा। उसके कैबिन का दरवाजा नॉक हुआ। सेक्रेटरी माया अंदर आई। मैम, फैशन हाउस से रागिनी का कॉल आया है, वहाँ मॉडल्स की इंटरव्यू है, अगर आप फ्री हो तो। कायनात, थैंक यू माया, मैं भूल गई थी, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, मुझे फैशन हाउस जाना है। माया, मैम राजवीर सर का कॉल था, उन्होंने आपकी मीटिंग ठाकुर कंस्ट्रक्शन के एमडी के साथ फिक्स करने को कहा है, तो अगर आप हाँ कहें तो क्या मैं फिक्स कर दूं? अभी थोड़ी देर पहले ठाकुर कंस्ट्रक्शन से भी इस मीटिंग के सिलसिले में मेल आया था। कायनात, ओके, तुम मेरे शेड्यूल को देखो और फिक्स कर दो। माया, अगले 2 दिन का आपका शेड्यूल पहले ही प्लान है, तो 2 दिन बाद आपकी मीटिंग फिक्स कर देती हूँ मिस्टर ठाकुर से, ठीक है ना मैम? कायनात, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे फैशन हाउस जाना है, मैं वापस आऊँ तब मेरे टेबल पर शाम को होने वाली मीटिंग की फाइल होनी चाहिए। ओके मैम। कायनात अपने ऑफिस से निकलकर सीधा बाहर पार्किंग एरिया में आई। उसने बाइक निकाली और बढ़ गई अपने फैशन हाउस की ओर। कायनात ने अपनी गाड़ी एक बहुत ही खूबसूरत 2 फ्लोर वाली बिल्डिंग के सामने रोकी, जिस पर बोर्ड लगा था आर.के. फैशन हाउस। वो सीधा अंदर आई। उसे देखते ही सबने उसे ग्रीट किया, जिसका खामोशी से बस सर हिलाकर उसने जवाब दिया। अपने कैबिन में आकर वो बैठ गई। उस कैबिन के दरवाजे पर कायनात के नाम की नेम प्लेट लगी हुई थी। दरवाजा नॉक हुआ। उसकी असिस्टेंट रागिनी अंदर आई। मैम, अगले महीने होने वाली फैशन शो के लिए मैंने और कुमार सर ने मॉडल्स का इंटरव्यू लिया है, कुछ मॉडल्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, आप एक बार प्लीज उन्हें देख लीजिए, फिर फाइनल पेपर वर्क शुरू करेंगे। रागिनी ने एक ही सांस में सब कुछ सुना दिया, जिस पर कायनात बोली, ठीक है, अंदर भेजो सबको एक एक करके। रागिनी एक के बाद एक मॉडल्स को अंदर भेज रही थी। कुछ को कायनात ने सिलेक्ट कर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, तो वही कुछ को रिजेक्ट किया। अब बस एक मॉडल बची थी। बाहर रागिनी ने उस मॉडल से कहा, मिस मोहिनी सक्सेना, अब आप अंदर आ सकती हैं। मोहिनी उसके पास आई और उसे घूरते हुए बोली, हाउ डेयर यू, तुम एक मामूली सी एम्प्लॉय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? औकात ही क्या है तुम्हारी? दोबारा से मेरा नाम लेने की गलती मत करना। रागिनी ने सर झुकाकर कहा, सॉरी मैम, अब आप अंदर जा सकती है। मैं अंदर जाऊंगी या नहीं, मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, मोहिनी ने पूरे एटीट्यूड में कहा और कायनात के कैबिन का दरवाजा नॉक किया। कम इन। कायनात, जो अब तक नजरें मॉनिटर पर गड़ाए बाहर कॉरिडोर में चल रहे मोहिनी शो को देख रही थी, उसने कहा, तो मोहिनी बड़े एटीट्यूड के साथ अंदर आई और कायनात के सामने वाली चेयर पर बैठकर बोली, हेलो, माई सेल्फ मोहिनी, मोहिनी सक्सेना, एंड आई गेस तुम कायनात हो, राइट? उसकी बात सुन कायनात ने गहरी नजर उस पर डाली और अपनी हथेली टेबल पर टिकाकर उसे घूरते हुए सख्त लहजे में बोली, गेट अप। मोहिनी उसे हैरान सी देख रही थी। उसने पहले से भी ज्यादा सख्त लहजे में अपनी बात दोहराई, आई सेड जस्ट गेट अप। मोहिनी हड़बड़ाई सी तुरंत खड़ी हो गई। कायनात ने एक पेन अपनी 2 उंगलियों के बीच घुमाते हुए कहा, क्या मैंने आपको बैठने के लिए कहा? उसके सवाल पर मोहिनी ने हल्के से कहा, नो। देन व्हाई डिड यू सिट? कायनात ने बड़े आराम से पूछा, जिस पर मोहिनी बस खामोश रही। कायनात ने एक नजर उसे देखा, फिर पेन टेबल पर वापस रख बोली, ना तो मैं आपकी कॉलेज फ्रेंड हूँ और ना ही आप मेरी कोई रिश्तेदार, मैं यहाँ इस फैशन हाउस की ओनर हूँ, आपकी बॉस। सो आइंदा मुझे मेरे नाम से बुलाने की गलती मत करिएगा। एम आई क्लियर? नाउ सिट डाउन। सॉरी मैम, मोहिनी ने बैठते हुए कहा। वो कायनात को अजीब नजरों से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कायनात इस फैशन हाउस की ओनर है, क्योंकि कायनात के कपड़े किसी भी एंगल से फैशन हाउस की आइकन की तरह नहीं थे। उसे खुद की ओर इस तरह से घूरता पाकर कायनात ने टेबल पर पड़ी एक फाइल उठाकर पढ़ते हुए कहा, यही सोच रही है ना आप कि मैं मनाली की बेस्ट फैशन डिजाइनर, फैशन के मामले में हमेशा टॉप पर आने वाले आर के फैशन हाउस की ओनर, और इतने सादे कपड़े? उसका सवाल सुन मोहिनी सकपका गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मिस मोहिनी सक्सेना, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। मैं डिजाइनर ड्रेसेस पहनूं या फिर सादे मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि इन हाथों से बने डिजाइन्स के लिए लोग कितने पागल हैं, कायनात ने कहा और अपने हाथ पकड़ी फाइल मोहिनी की ओर बढ़ा दी। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स थे जिनके अकॉर्डिंग मोहिनी को 6 महीनों के लिए आरके के साथ काम करना होगा और इस बीच वो किसी और फैशन हाउस के लिए काम नहीं कर सकती। अगर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसे 10 लाख का फाइन भरना होगा। इन 6 महीनों में अगर कायनात चाहे तभी ही वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है, वरना उस पर लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं। मोहिनी तो अब तक सदमे में थी। इससे पहले वो जहां भी काम करती थी वहां पूरे तेवर दिखाती थी, क्योंकि वो मनाली की टॉप मॉडल में से एक है, लेकिन यहाँ तो कायनात के आगे उसकी एक भी नहीं चली, उल्टा उसे उसकी औकात बहुत अच्छे से नजर आने लगी थी। मोहिनी ने पेन उठाया और जैसे ही पेपर साइन करने को हुई, कायनात ने कहा, मिस मोहिनी सक्सेना, अब तक आपने बहुत से फैशन हाउस में काम किया होगा, पर उन सब में और आरके में अंतर है। आपको देखकर मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि आप चीज क्या है, पर आपके तेवर झेलने की ना मुझ में कैपेसिटी है और ना ही आरके का स्टेटस इतना लो है कि आपके जैसी मॉडल्स के नखरे सहे। आरके में काम करना हर मॉडल का सपना होता है। आज जहां आप हैं कल वहां कोई और होगी, तो मेरी एक बात गांठ बांध ले, दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर आप शराफत से मेरे साथ बिना नखरे दिखाए कॉपरेट कर सकती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करिए, वरना वो रहा दरवाजा, आप जा सकती है। मोहिनी ने कुछ पल कायनात को तो कुछ पल उन पेपर्स को देखा, फिर साइन कर दिया और उठकर कायनात की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा, एटीट्यूड के मामले में हम एक जैसे हैं, हमारी खूब जमेगी। कायनात ने एक नजर उसके हाथ को देखा, फिर उसके चेहरे पर नजर गड़ाए कहा, आपसे जमाने के लिए या दोस्ती करने के लिए नहीं हूं मैं यहाँ, और हाँ, जिस स्कूल में आपने एटीट्यूड सीखा है ना, उसकी प्रिंसिपल रह चुकी हूं मैं। ये हाथ अपने पास रखिए और कायनात सूर्यवंशी से उस दिन हाथ मिलाने आइएगा जिस दिन आप कुछ ऐसा करे कि आप मुझे हाथ मिलाने के काबिल लगे।
मोहिनी ने वहां से तुरंत निकलने में ही अपनी भलाई समझी। कैबिन के बाहर निकलकर उसने गहरी सांस ली, जैसे शेर के मुंह से जिंदा बाहर बची हो। उसके चेहरे को देख रागिनी समझ गई कि अंदर क्या हुआ होगा। वो तुरंत मुंह बनाए हंस पड़ी। मोहिनी ने एक नजर उसे देखा और वहां से चली गई। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी कायनात एक कयामत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 8। रात 8:30 बजे कायनात अपने कैबिन में बैठी लैपटॉप पर अभी भी उस आईडी को हैक करने में लगी थी। दूसरा अटेम्प्ट भी फेल हो चुका था। अब सिर्फ एक आखिरी अटेम्प्ट बचा था, जिसके बाद अगर सिक्योरिटी पिन रॉन्ग हुआ तो आईडी ब्लॉक हो जाएगी। इसके बाद तो पहली बात कायनात को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल नहीं पाएगी, और दूसरी बात मिस्टर महेश मल्होत्रा को पता चल जाएगा कि कोई उसकी आईडी हैक करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद शायद वो उन इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दे। कैबिन का दरवाजा नॉक हुआ। कम इन। कायनात के इतना कहते ही माया अंदर आई। मैम 8:30 हो गए हैं, सारे एम्प्लॉइज जा चुके हैं, आप अभी और रुकेंगी क्या? माया ने अंदर आते हुए पूछा। कायनात ने अपनी घड़ी देखी, फिर लैपटॉप बंद कर सामान समेटते हुए कहा, मेरा टाइम पर ध्यान नहीं था, सारे एम्प्लॉइज चले गए हैं तो तुम क्यों रुकी हो माया? मैम जब तक आप चली नहीं जाती तब तक मैं कैसे? माया ने कहा तो कायनात बोली, माया जमाना कैसा है ये तुम भी जानती हो, इतनी देर तक तुम्हारा यहाँ रुकना सही नहीं है। आई नो ऑफिस में भैया ने मेरी जिम्मेदारी तुम्हें दी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी परवाह करने के चक्कर में तुम अपनी परवाह ना करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा करण मेरी गर्दन पकड़ेगा। ये कहकर कि मैंने उसकी माया का ख्याल नहीं रखा। कायनात की बात सुन माया शर्मा गई। उसने कहा, मैम आप और करण बेस्ट फ्रेंड्स है ना? करण की हर बात में आपका जिक्र होता है। हम लोग एक साथ बड़े हुए हैं तो हमारा बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरा और करण का जन्म एक ही हॉस्पिटल में हुआ था, एक ही समय पर हुआ था, बचपन साथ बीता, 16 साल तक हम साथ में ही थे। फिर मैं और भैयू यहाँ मनाली आ गए। कायनात बचपन के उन दिनों में खो गई जब ऋषिकेश की गलियों में वो और करण मस्तियां करते फिरते थे। करण ने बताया था कि उन्होंने यहाँ मनाली मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी इसलिए लिया था क्योंकि आप यहाँ थी, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर कायनात बोली, तो तुम्हें बुरा नहीं लगता कि करण तुम्हारा बॉयफ्रेंड होते हुए मुझसे इतना प्यार करता है? सच कहूँ तो शुरू में बुरा लगता था, फिर मुझे आपका और करण का बॉन्ड समझ आ गया। समझ आया कि आपके बीच भले ही खून का रिश्ता नहीं है, मगर उस रिश्ते से भी बढ़कर दिल का रिश्ता है। माया ने कहा तो कायनात उसके गाल थपथपाकर बोली, चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। दोनों ऑफिस से बाहर निकल आए। कायनात ने अपनी बाइक निकाली और हेलमेट पहनते हुए बोली, जानती हूँ तुम्हें करण के साथ बाइक पर बैठने की आदत होगी, लेकिन आज तुम्हारे डॉक्टर साहब पेशेंट के साथ कुछ ज्यादा ही बिजी है, इसलिए तुम्हें मेरे पीछे ही बैठना होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उसकी बात पर माया ने झेपते हुए कहा, नो मैम। माया उसके पीछे बैठ गई। वो कायनात के कंधे पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा ही रही थी, फिर पीछे खींच लेती थी। अब तक हमेशा कायनात को उसने सख्ती से पेश आते देखा था, इसलिए उसे डर था कि कहीं हाथ रखने से उसे गुस्सा ना आ जाए। माया, ये ऑफिस नहीं है, तो यहाँ मैं तुम्हारी बॉस नहीं हूँ। बहन समझकर तुम मेरे कंधे पर हाथ रख सकती हो, वैसे भी यहाँ का रास्ता काफी घुमावदार है। माया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, थैंक्स दी, आप खुद मुझे घर तक छोड़ने जा रही है। ये मेरा फर्ज है, मेरे स्टाफ की सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है, कायनात ने कहा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ देर बाद उसने माया के घर के बाहर गाड़ी रोकी। माया ने उतरकर उसका शुक्रिया अदा किया। अपना ख्याल रखने का बोल कायनात ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आप बहुत अच्छी है दी, सख्ती का लबादा उड़े, आप शायद अपनी अच्छाई छिपाती है। आप बिल्कुल नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम, माया ने खुद से कहा, फिर अंदर चली गई। शर्मीली डिस्क एंड बार। अरमान और सम्राट बार काउंटर पर हाथ में ड्रिंक थामे किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात कर रहे थे। तभी डिस्क में अनाउंसमेंट हुई, हेलो माय डियर डिस्क लवर्स, आज की शाम मोहिनी सक्सेना के नाम मिस मोहिनी आज अपनी खुशी में आप सबको ट्रीट देना चाहती है। खाइए, पीजिए, झूमिए, क्योंकि आज का आपका बिल मिस मोहिनी देंगी। सो डिस्क लवर्स, एंजॉय द नाइट। अनाउंसमेंट सुन अरमान और सम्राट की नजर डांस फ्लोर की ओर घूम गई, जहां मोहिनी किसी लड़के के साथ झूमते हुए नाच रही थी। घुटनों से काफी ऊपर तक की ऑफ शोल्डर वन पीस पहने उसने लड़कों को अपनी ओर देखने पर मजबूर कर दिया था। उसे देख सम्राट ने अरमान के हाथ से ड्रिंक का ग्लास लेकर काउंटर पर रखते हुए कहा, लेट्स गो एमी, अभी तो इस हसीन शाम की शुरुआत हुई है सैम। अरमान ने कहा और ग्लास उठाकर एक घूंट में ड्रिंक गले से नीचे उतार दी। उसने बाहर काउंटर वाले लड़के को ग्लास भरने का इशारा किया। उसकी नजरें मोहिनी पर थी, जो उस लड़के के साथ चिपक चिपक कर डांस कर रही थी। ये देख अरमान की आंखों में धीरे धीरे गुस्सा उतर आ रहा था। उसके माथे की नसें तन रही थी। एक के बाद एक उसने अब तक न जाने कितने पैक गटक लिए थे। वो लड़का मोहिनी की कमर पकड़कर झूम रहा था। जैसे ही वो मोहिनी के होठों की ओर झुका, अरमान का गुस्सा उसके काबू से बाहर हो गया। उसने एक झटके से ग्लास फर्श पर दे मारा और गुस्से में जाकर उस लड़के को मोहिनी से अलग कर उसके मुंह पर एक घूसा दे मारा। लड़का खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा। म्यूजिक बंद हुआ और सारी लाइट्स ऑन हो गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई साले उसे हाथ लगाने की? जान ले लूंगा मैं तेरी, आई विल किल यू, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अरमान गुस्से में गरजता हुआ उस लड़के की ओर बढ़ा तो मोहिनी ने उसके सामने आकर उसे धक्का देकर उस लड़के से दूर किया और उस लड़के से बोली, हर्ष बेबी आर यू ओके? हर्ष ने अपने होठ के पास लगा खून हथेली से पोंछते हुए कहा, या बेबी, बट हु इज दिस पास्टर? मोहिनी अरमान की ओर घूमकर चिल्लाते हुए बोली, हाउ डेयर यू टू हिट हिम? मोहिनी बेबी, इसने तुम्हें हाथ लगाया, ही टच्ड यू, मैं इसे कैसे नहीं मारता, जान ले लूंगा मैं इसकी, हाउ डेयर ही, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की?
अरमान मोहिनी का चेहरा हथेली में भरकर बोला और गुस्से में उस लड़के की ओर वापस बढ़ा तो मोहिनी ने फिर से उसे धक्का देकर कहा, स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। प्यार करती हूँ मैं इससे, बॉयफ्रेंड है ये मेरा। उसने मुझे छुआ बिकॉज ही हैज द राइट टू डू सो, बिकॉज वी आर गोइंग टू मैरी सून। अच्छा, ये बॉयफ्रेंड है तो फिर मैं कौन था? इससे प्यार करती हो तो फिर जो मेरे साथ किया वो क्या था? इससे शादी करने वाली हो तो मेरे साथ प्यार और सगाई का नाटक क्यों किया? अरमान चिल्लाते हुए बोला। उसकी आंखें गुस्से से लाल नजर आ रही थी। जानना चाहते हो कि तुम कौन थे? अरमान की कॉलर पकड़कर उसने अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यू वर एंड यूज एंड थ्रो मटेरियल फॉर मी। मोहब्बत नहीं, जरूरत थे तुम। जरूरत खत्म तो मोहब्बत खत्म। यू वर एन इमोशनल फूल जिसके सामने मैंने 2-4 आंसू क्या बहाए, तुमने तो मुझे अपना दिल ही दे दिया। बट बेबी, किसका दिल रखना है और किसका तोड़ना ये मोहिनी सक्सेना बहुत अच्छे से जानती है। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करूंगी? इट वॉज अ ब्लडी टाइम पास, जस्ट अ गेम। शर्त लगी थी मेरी मेरे दोस्तों से कि किसी लड़की को और ना देखने वाला अरमान ठाकुर को मैं अपने प्यार में पागल कर दूंगी। एंड यू नो व्हाट बेबी, हमेशा की तरह जीत मोहिनी सक्सेना की हुई। नाउ द गेम इज ओवर, सो जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम माय लाइफ। मोहिनी ने अरमान को धक्का देकर छोड़ दिया। अरमान कुछ पल उसे घूरता रहा। मोहिनी की कही बातें गर्म शीशे की तरह उसकी नसों में घुल रही थी। अरमान ने गुस्से में एक झटके से उसकी गर्दन पकड़ ली। मोहिनी अरमान का हाथ अपनी गर्दन से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वहीं सम्राट और कुछ लड़के अरमान को मोहिनी से अलग करने की कोशिश कर रहे थे। अरमान ने मोहिनी को अपनी ओर खींचा और उसके होठ पर अपने होठ रख दिए। मोहिनी उसे छूटने की कोशिश कर रही थी। अरमान ने उसे एक झटके से छोड़ दिया तो वो खुद को संभाल नहीं पाई, लेकिन हर्ष ने उसे गिरने से बचा लिया। मोहिनी अपना गला पकड़कर हाँफ रही थी, लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसके होठ पर खून लगा था। अरमान ने अंगूठे से उसके होठ पर लगा खून पोंछा, फिर अपना अंगूठा मोहिनी के गाल पर पोंछते हुए बोला, ये जख्म तुम्हें हर पल उस जख्म का एहसास दिलाएगा जो तुमने मुझे दिया है। नफरत से उसकी आंखों में घूरते हुए, और ये तो सिर्फ शुरुआत है बेबी। तुमने अब तक मेरी मोहब्बत देखी है, अब नफरत देखोगी। मैं तुम्हें इस कदर बर्बाद कर दूंगा कि तुम मेरे कदमों में गिरकर भीख मांगोगी, मोहब्बत की भीख, और तुम्हें मिलेगी नफरत, सिर्फ नफरत। अरमान मोहिनी को घूरता हुआ वहां से बिल काउंटर की ओर बढ़ गया। सम्राट ने एक नजर मोहिनी को गुस्से से देखा, फिर अरमान के पीछे चला गया। बिल काउंटर पर जब अरमान ने बिल मांगा तो वहां खड़े आदमी ने कहा, सर आज का बिल तो उन मैम की ओर से है। अरमान ने पर्स निकालकर पैसे टेबल पर रखे और कहा, अरमान ठाकुर भिखारियों से खैरात नहीं लेता। सम्राट उसे खींचता हुआ बाहर ले आया और उसे कार में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और बोला, रिलैक्स एमी, इन जैसे लोगों की वजह से अपना मूड खराब मत कर। चल तुझे तेरे अड्डे पर ले जाता हूँ। अरमान, नहीं तू घर की ओर गाड़ी मोड़ ले। क्या बात है, आज तू अड्डे पर नहीं जाना चाहता? बड़े बदले बदले से आपके तेवर नजर आ रहे हैं जनाब। आज शराब का नशा मुझ पर इस कदर हावी है कि शबाब की जरूरत नहीं। इस नशे में ही इतना डूब चुका हूं कि किसी और नशे में डूबने का दिल नहीं करता। अरमान ने कहा और खिड़की पर सर टिका दिया। बाहर से आती ठंडी हवा के थपेड़े उसके गाल को सहला रहे थे। अतीत और मोहिनी की बातें किसी हथौड़े की तरह उसके सीने पर वार कर रहे थे। न चाहते हुए भी आंसू का एक कतरा बाहर आया। अरमान की गाड़ी के पास से एक बाइक सवार गुजरा तो अनायास ही उसे सुबह की घटना याद आ गई, जब कायनात बाइक पर हेलमेट लगाकर बैठी थी, जब गुस्से में उसने एक झटके से हेलमेट उतारा था और उसके चेहरे को बाल कुछ यूं ढक रहे थे मानो चांद को बादल अपने ओट में छिपा रहा हो। साथ ही उसकी आंखों के सामने कायनात का चेहरा घूमने लगा। उसकी नीली आंखें जैसे अरमान के दिमाग पर अपना छाप छोड़ने पर तैयार थी। अरमान ने अपना सर पकड़ लिया। उसे इस तरह देख सम्राट ने पूछा, क्या हुआ, तू ठीक है? जिस पर झल्लाते हुए अरमान बोला, यार ये लड़की मेरे दिमाग में घुसकर बैठी है, जब देखो तब यही दिमाग में घूम रही है, मैं पागल हो जाऊंगा। सम्राट को लगा शायद अरमान मोहिनी के बारे में सोच रहा है, लेकिन उसके आगे की बात सुन सम्राट हैरान रह गया। उसकी वो नीली आंखें मेरे आंखों के सामने से जा ही नहीं रही है। दिमाग को आराम दे, क्या पता वो दिमाग से तेरे दिल में उतर जाए। सम्राट ने आई विंग करते हुए कहा, जिस पर उसे कुछ पल घूर कर नजरें खिड़की के बाहर टिका कर अरमान बोला, उसके लिए दिल का होना भी जरूरी है। मेरे पास दिल नहीं है, अगर कुछ है तो सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा जिसमें धड़कन होते हुए भी वो बेजान है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी कायनात एक कयामत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 9। कायनात घर आकर सीधे अपने कमरे में गई। कंधे पर टंगा बैग एक और फेंक कर वो बाथरूम में घुस गई। उसके दिमाग में कभी आईडी घूम रही थी तो कभी करण और राजवीर की ऋषिकेश जाने वाली बात। बाथ टब में लेटी वो यही सब सोच रही थी। ठंडा पानी जैसे उसे ठंडक देने के बजाय और जला रहा हो। एक लंबी सांस खींचकर उसने अपना चेहरा पानी के अंदर किया और कुछ पल यूं ही शांत रही, जैसे अपनी थमी हुई सांसों की तरह वो दिमाग में उमड़ रहे ख्यालों को भी थामना चाहती हो। कुछ देर बाद जब उसका दम घुटने लगा तब उसने झटके से अपना चेहरा ऊपर किया और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। ऐसे ही 4-5 बार उसने किया। कुछ देर बाद बाथरोब पहनकर वो कमरे से बाहर आई, तभी उसका फोन बजा। जी भैयू, कॉल रिसीव करते हुए उसने कहा तो राजवीर ने पूछा, सोना डिनर हो गया तेरा? जी नहीं, वो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आई हूँ, अभी जस्ट नहा कर निकली। कायनात ने कहा तो राजवीर बोला, ठीक है तू डिनर कर ले, फिर मैं कॉल करता हूँ, कुछ बात करनी है तुझसे। कहिए ना भैयू, मैं डिनर बाद में कर लूंगी, वैसे भी अभी मुझे भूख नहीं है, आप बताइए क्या बात करनी है आपको। कायनात ने कहा। वो जानती थी कि राजवीर उससे किस बारे में बात करने वाला है, लेकिन फिर भी वो अनजान बन रही थी। राजवीर उसे कुछ समझा रहा था जिसे वो खामोशी से सुन रही थी। आज तक उसने राजवीर के हर फैसले को सर झुकाकर माना है, इस बार भी वो मना नहीं कर पाई। एक गहरी सांस खींचकर उसने ठंडी आह भरते हुए कहा,
ठीक है भैया, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऋषिकेश जाऊं तो ठीक है, मैं जाऊंगी। कोशिश करूंगी कि एक बार फिर उस डर का, उस अतीत का सामना कर सकूं, मगर इस बार मजबूती से। कुछ देर की बातचीत के बाद कायनात ने फोन रख दिया। लैपटॉप लेकर वो बालकनी में काउच पर बैठ गई, लेकिन उसके जहन में सिर्फ ऋषिकेश ही घूम रहा था। उस जगह वापस जाने के ख्याल से ही उसका पुराना जाना पहचाना डर उस पर हावी होने लगा। एक बार फिर उसे जलता घर नजर आने लगा। उसके कानों में एक औरत की खौफनाक दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। अपना सर झटक कर वो उठी और बालकनी में ही दीवार से अटैच्ड कैबिनेट से एक शराब की बोतल और एक कांच का ग्लास निकालकर उसने टेबल पर रखा। ग्लास में ड्रिंक डालकर वो ग्लास हाथ में लेकर ड्रिंक को गोल गोल घुमाते हुए रेलिंग से टिक कर खड़ी हो गई। मिश्री, भाग जाओ यहाँ से! मिश्री, यहाँ से चली जाओ, जाओ वरना ये लोग तुम्हें। किसी औरत की आवाजें उसके कानों में घुल रही थी। साथ ही उसे एक खून से लथपथ औरत नजर आ रही थी। उस औरत के पास एक बच्ची रो रही थी। उसे एक 16 साल की लड़की नजर आ रही थी, अपने कमरे के कोने में खुद में सिमट कर बैठी, रोते हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट और आंखों में डर पसरा था। धीरे धीरे कायनात की आंखों में खून उतरने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई, आंखों की महीन नसें फूल गई, उसके हाथ और माथे की नसें तन गई। एक घूंट से उसने ड्रिंक डटका और जोर से उस ग्लास को अपने हाथ से दबा लिया। एक आवाज के साथ ग्लास उसके हाथ में ही फुट गया। अरमान को घर पहुंचाकर सम्राट अपने घर चला गया। अरमान अंदर आया, नौकर ने खाने के लिए पूछा, मगर वो इस वक्त खुद ही उलझा हुआ था। सीधा अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गया। उसके जहन में कभी मोहिनी का चेहरा तो कभी उसकी बातें घूम रही थी। उसे घुटन सी महसूस हो रही थी, कतरा कतरा कुछ टूटता सा महसूस हो रहा था। वहीं अगले ही पल उसके जहन में कायनात का चेहरा, उसकी नीली आंखें घूम रही थी, जिसे याद कर उसकी घुटन एक पल में ही सुकून में तब्दील हो गई। जहां मोहिनी का ख्याल उसे तड़पा रहा था, वहीं कायनात का ख्याल उसे किसी मरहम सा लग रहा था। इस सब में उलझकर उसने अपना सर पकड़ लिया। नशा उस पर बुरी तरह से हावी था। बाथरूम में जाकर उसने अपने चेहरे पर पानी मारा। उसे आईने में कायनात का अक्स नजर आ रहा था। ये क्या हो गया है मुझे? ये नीली आंखों वाली लड़की तो पीछे ही पड़ गई है। मैं पागल हो जाऊंगा ऐसे। अरमान ने तब तक अपने चेहरे पर पानी मारा जब तक कायनात का ख्याल उसके जहन से ना निकला। कुछ हद तक नशे का खुमार उतर चुका था। एक सिगरेट जलाकर उसने होठों के बीच रखी और बालकनी में आकर खड़ा हो गया। सिगरेट का कश भरते हुए उसने धुएं का छल्ला उड़ाया और चांद की ओर देखने लगा। मोहिनी की झूठी प्यार भरी बातें, उसकी आंखों में झलकता हुआ झूठा प्यार, उसका धोखा, उसका किसी और के बाहों में होना, ये सब अरमान के सीने में किसी तूफान की तरह उफान मार रहा था। कहते हैं ना, मौत से भी ज्यादा तकलीफ बेवफाई देती है। एक ऐसी तकलीफ जिसे ना सही जाती है ना भुलाई। आंसू का कतरा उसके गाल को सहलाने लगा। वो खुद में ही उलझा हुआ था। तभी उसे कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और इधर उधर नजर घुमाई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने हथेलियों से आंखों को रगड़ा और फिर देखा, लेकिन अभी भी सामने उसे वही नजर आई। उसके बंगले के बगल वाले बंगले की बालकनी में रेलिंग पर दोनों हाथों की कोनी टिकाए उसे कायनात नजर आई। वो खुद में ही बड़बड़ाया, ये सच में यहाँ है या आज मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? उसने खुद को चिमटी काटी तो उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। मतलब ये नीली आंखों वाली घमंडी सच में यहाँ है? मतलब ये घमंडी मेरी पड़ोसन है? ये हो क्या रहा है? सुबह से दिमाग में घूम रही थी, अब आंखों के आगे भी घूम रही है। ये लड़की सच में मुझे पागल बनाकर छोड़ेगी। अरमान खुद में बड़बड़ाया। उसकी और कायनात की बालकनी के बीच मुश्किल से एक हाथ का फासला था। कायनात खुद में ही इस कदर खोई थी कि उसे अरमान की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ। ये इस मिस घमंडी के हाथ को क्या हुआ है? कायनात के हाथ को देखते हुए अरमान बुदबुदाया, फिर ध्यान से उसके हाथ को देखने लगा। कांच के कुछ टुकड़े नीचे फर्श पर पड़े थे, वहीं कुछ टुकड़े कायनात की हथेली में धंसे थे। खून की बूंदें उसकी हथेली से टपक कर नीचे फर्श को चूम रही थी। कायनात कोनी को रेलिंग पर टिकाए सर झुकाए खड़ी थी। उसके मन में अब भी ऋषिकेश जाने की बात घूम रही थी। उसने एक नजर अपने खून से सने हाथ को देखा, फिर चांद की ओर देखकर दर्द से लिपटे लहजे में कहा, आप समझ नहीं रहे हैं भैयू, अगर मैं उस शहर गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। वहीं से इस सब की शुरुआत हुई थी। आज भी उस शहर का जर्रा जर्रा मुझे मम्मा के खून से सना नजर आता है। आज भी उस शहर की हवाओं में मुझे मम्मा के और आपके आंसू घुले नजर आते हैं। कैसे लौट जाऊं वापस उस शहर? कायनात सूर्यवंशी मजबूत है, खुद को संभाल लेगी, पर आपकी शोना बहुत कमजोर है भैयू। आपकी शोना टूटी हुई है। हर रात इस कमरे की चार दीवारी में आपकी शोना बिखरती है। हर सुबह वापस खुद को समेट कर इस दुनिया से लड़ती है। पर यह बिखरना सिर्फ तन्हाई में होता है भैयू। अगर वहां गई तो शायद नहीं, मैं उस दुनिया के सामने आपके सामने बिखर नहीं सकती। आपकी खुशियां मुझसे जुड़ी है, मैं आपके सामने कमजोर नहीं पड़ सकती। कायनात ने कुछ पल गहरी सांसें लेकर खुद को अतीत में जाने से रोका। कैबिनेट से दूसरा ग्लास निकालकर उसमें ड्रिंक लिया और एक घूंट में पी गई। काउच पर बैठकर उसने एक नजर चांद को देखा, फिर एक हाथ से लैपटॉप पर खटर पटर करने लगी। उसके दूसरे हाथ से खून की बूंदें अब भी फर्श को अपने रंग में रंग रही थी। अरमान नम आंखों से उसे देख रहा था। कायनात का हर शब्द अब भी उसे सुनाई दे रहा था। हर रात इस कमरे की चार दीवारी में आपकी शोना बिखरती है। हर सुबह वापस खुद को समेट कर इस दुनिया से लड़ती है। अब तक जिन आंखों में अपने दर्द के आंसू थे, उनमें कब कायनात का दर्द उतर आया, इस बात का उसे एहसास ही नहीं हुआ। सुबह जिस चेहरे पर अरमान को गुरूर और घमंड नजर आया था, उस पर उसे सिर्फ दर्द नजर आ रहा था। कायनात के हाथ से खून रिश्ते देख उसे अजीब सी घुटन हो रही थी। उसकी नजरें एक पल के लिए भी कायनात से नहीं हटी। जिस तरह कायनात के चेहरे पर भाव बन और बिगड़ रहे थे, कुछ वैसा ही अरमान के चेहरे पर भी नजर आ रहा था। कायनात ने कुछ देर लैपटॉप पर उंगलियां चलाई, तभी स्क्रीन पर कुछ शब्द उभरे। सिक्योरिटी पिन एक्सेप्टेड, आईडी अनलॉक्ड।
ये देख कायनात के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान बिखर गई। उसने फोन लेकर रॉकी को मैसेज किया, मैंने आईडी अनलॉक कर दी है, जल्दी कॉपी करो इन्फॉर्मेशन। फोन टेबल पर रख सर पीछे काउच पर टिकाकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अरमान एक तक कायनात के हाथ को, उसके जख्म को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जख्म कायनात के हाथ पर लगा हो, मगर उसका दर्द अरमान के सीने में उतर रहा हो। एक 6 साल की बच्ची जिसके सर पर चोट लगी थी, खून बह रहा था, वो फर्श पर लगभग बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उसकी अध खुली आंखें सामने की ओर देख रही थी। वो चीखने की कोशिश कर रही थी, मगर शायद उसकी आवाज उसके गले में ही अटक कर रह गई। उसकी आंखों में दर्द और डर तह रहा था। सामने से कोई औरत बार बार उसे वहां से भाग जाने को कह रही थी, मगर शायद उस बच्ची में इतनी हिम्मत और इतनी ताकत बची नहीं थी कि वो खड़ी हो सके। लगभग 5 आदमी अपने खूंखार नजरें उस बच्ची पर टिकाए उसकी ओर बढ़ रहे थे। तभी कहीं से पुलिस की सायरन बजी, जिसे सुन वो आदमी भाग गए। उस 6 साल की बच्ची ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और खड़ी हो गई, लेकिन उसमें इतनी ताकत बची नहीं थी कि वो खड़ी रह सके या चल सके। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ी, लेकिन फिर से अपनी ताकत जुटाकर वो खुद को घसीटते हुए उस औरत के पास पहुंची। वो बच्ची लगातार उस औरत के चेहरे को थपथपाकर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। खून से लथपथ वो औरत अपनी बेजान नजरों से उस बच्ची को देख रही थी। उसने अपना हाथ उस बच्ची के सर पर रखा और प्यार से उसके गाल को छुआ। अगले ही पल उसका हाथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गई और इसी के साथ उसकी सांसें थम गई। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी कायनात एक कयामत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 10। वो बच्ची लगातार उस औरत के चेहरे को थपथपाकर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। खून से लथपथ वो औरत अपनी बेजान नजरों से उस बच्ची को देख रही थी। उसने अपना हाथ उस बच्ची के सर पर रखा और प्यार से उसके गाल को छुआ। अगले ही पल उसका हाथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गई और इसी के साथ उसकी सांसें थम गई। मम्मा, माँ! चीखते हुए कायनात ने एक झटके में अपनी आंखें खोली। पसीने से नहाया उसका चेहरा, जिस पर इस वक्त सिर्फ एक चीज नजर आ रही थी, खौफ। उसके यूं अचानक चीखने पर अरमान हैरान सा उसे देख रहा था। उसकी चीख में एक अजीब सा दर्द था, साथ ही कुछ खो देने का डर। न जाने क्यों उसका वो दर्द अरमान के दिल में दर्द बनकर जल रहा था। कायनात सर झुकाए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसकी आंखों के आगे अब भी थोड़ी देर पहले की वो छवियां नजर आ रही थी। उस बच्ची का, उस औरत का चेहरा उसके जहन में कौंध रहा था। उसने शराब की बोतल उठाई और एक झटके से मुंह से लगा ली। एक सांस में उसने आधी बोतल खत्म कर दी। बोतल लिए वो एक बार फिर रेलिंग के पास आकर खड़ी हो गई। एक नजर उसने अपने खून से सने हथेली को देखा, जो दर्द के कारण कांप रही थी। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी फीकी व्यंग्यात्मक मुस्कान पसर गई। उसने अपना हाथ जोर से रेलिंग पर मारा। इसी के साथ उसकी हथेली से खून की तेज धारा फुट पड़ी। अरमान ने अपनी मुट्ठियां कस ली, मानो जख्म उसके हाथ पर लगा हो। उसने अपनी आंखें कसकर भींच ली। आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़क कर गाल पर आ गई। अब तक वो हमेशा अपने ही दर्द में मशरूफ रहता था। आज पहली बार किसी और के दर्द को इस कदर करीब से महसूस किया था उसने। आज उसे कायनात के दर्द के आगे अपना दर्द फीका नजर आ रहा था। कायनात ने अपने हाथ को देखते हुए चांद की ओर देखकर कहा, कुछ इसी तरह आपको भी दर्द हुआ था ना मम्मा? आपके हर दर्द को महसूस करूंगी मैं, और उस दर्द से हजारों गुना ज्यादा दर्द उन लोगों को लौटाऊंगी। उसने एक बार फिर अपना हाथ रेलिंग पर मारा और कहा, ऐसे ही आप भी तड़पी थी ना, मैं भी तड़पूंगी और इससे कई गुना ज्यादा तड़प उन्हें दूंगी। आपके हर आंसू का हिसाब बराबर करूंगी मम्मा, फिर चाहे मुझे उसके लिए खुद को इस खून से रंगना ही क्यों ना पड़े। तड़पेंगे सबके सब, मौत की भीख मांगेंगे, मगर उन्हें मौत नसीब नहीं होगी। खून और मौत का ऐसा तमाशा दिखाऊंगी कि उन सब की रूह तक कांप जाएगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। आज तक इस दुनिया ने कायनात सूर्यवंशी का गुस्सा देखा है, मगर अब नफरत देखेंगे। इस नफरत में उन सबको बर्बाद कर दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद को ही बर्बाद क्यों ना करना पड़े। कायनात के लफ्जों में गुस्सा और आक्रोश झलक रहा था। उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल थी, चेहरा गुस्से से आग की तरह तप रहा था। लंबी लंबी सांसें लेते हुए वो किसी घायल शेरनी की तरह गुर्रा रही थी। उसे इस तरह देख एक पल को अरमान डर गया, क्योंकि उसके शब्दों में उसकी नफरत साफ झलक रही थी। कायनात ने कुछ बूंद शराब अपने हाथों के जख्म पर उड़ेल दिया। दर्द से उसकी आंखें भींच गई, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द से सनी मुस्कान थी। उसने अपने कांपते हाथ को देखकर कहा, मम्मा, आपको याद है आपने कहा था कि जब भी मेरे हाथ कांपेंगे आप इन्हें थाम लेंगी, जब मेरे कदम लड़खड़ाएंगे आप मुझे संभाल लेंगी। देखिए ना मम्मा, आज मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, मेरे कदम भी डगमगा रहे हैं, मगर आप नहीं है मुझे संभालने के लिए। क्यों मम्मा, वापस आ जाइए प्लीज। 18 साल हो गए हैं मुझे सुकून की नींद सोए हुए। आपकी गोद में सोना चाहती हूँ। जो आंसू पिछले 18 साल से मेरे आंखों में दफन है, उन्हें आपकी गोद में सर रखकर बहाना चाहती हूँ। आई नीड यू मम्मा, आई बैडली नीड यू। उसकी आवाज में नरमी आ गई थी। उसके हर्फ कांप रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी। कुछ पल खामोशी से सर झुकाए वो खड़ी रही। शराब की बोतल मुंह से लगाकर एक सांस में उसने बाकी बची शराब खत्म की और बोतल को फर्श पर पटक दिया। एक झटके में बोतल चकनाचूर हो गई। मम्मा, झूठ कहा था आपने, झूठ। आपने कहा था कि आपके महादेव खुशियां बांटते हैं। सब कुछ झूठ, क्योंकि इन्हें सिर्फ औरों को तकलीफ देना आता है। इन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया। इन्होंने मुझसे आपको छीन लिया, आपकी यादें छीन ली, मेरी खुशियां, हमारी स्वीट सी फैमिली, मेरी नींद, मेरा सुकून, यहाँ तक कि मेरे आंसू भी। सब कुछ छीन लिया मुझे, और दिया क्या? सिर्फ दर्द। एक ऐसा दर्द जो ना जीने देता है ना मरने। एक ऐसा दर्द जो मेरी सांसों में घुलकर मुझे तड़पा रहा है। कायनात घुटनों के बल गिर पड़ी।
उसने उठने की कोशिश की तो टेबल में पैर लगने के कारण लड़खड़ा गई। वो जोर से हंसने लगी और बोली, महादेव, अब तो आदत पड़ चुकी है ठोकर की, अब फर्क नहीं पड़ता इस दर्द से, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। उसने फिर से उठने की कोशिश की मगर नशा उस पर बुरी तरह से हावी था। वो उठ नहीं पा रही थी, वही फर्श पर लेट गई। वो जब भी आंखें बंद कर रही थी उसे वो औरत और वो बच्ची नजर आ रही थी, जिससे डरकर वो एक झटके में आंखें खोलकर गहरी सांसें लेने लग रही थी। अधखुली आंखों से इधर उधर टटोलते हुए उसने अपना फोन लिया और राजवीर को कॉल लगाकर फोन स्पीकर पर रख अपने बगल में रख दिया। माँ, राजवीर के कॉल रिसीव करते ही दर्द भरे लहजे में उसने कहा। कायनात राजवीर को माँ तब कहती थी जब वो इमोशनल हो या फिर दर्द में हो। उसकी आवाज में राजवीर दर्द बखूबी महसूस कर पा रहा था। उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसने कहा, हाँ बोलना शोना, क्या हुआ, मैं सुन रहा हूँ। माँ, मैं सोना चाहती हूँ, सुकून की नींद सोना चाहती हूँ, मुझे सुकून चाहिए माँ। नशे से लड़खड़ाती जुबान में कायनात ने कहा तो राजवीर के गाल पर आंसू लड़क आए। उसने अपने आंसू पोंछे और लोरी सुनाने लगा। लोरी 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 लोरी, चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे। कायनात की आंखें धीरे धीरे बंद होती चली गई। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चली गई। सामने से कोई आवाज ना आते देख राजवीर समझ गया कि कायनात सो चुकी है। उसने कॉल कट किया और फोन को सीने से लगाकर बोला, महादेव, मेरी शोना को इस दर्द से निजात दे दीजिए। उसे मरहम की जरूरत है। उसके जख्म नासुर में तब्दील हो चुके हैं। उन जख्मों को भर दीजिए। कायनात को गहरी नींद में सोया देख अरमान बालकनी से कूदकर कायनात की बालकनी में आया। उसने कायनात का गाल थपथपाया लेकिन कायनात ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। अरमान ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, चलो अच्छा है, नीली आंखों वाली लड़की गहरी नींद सो रही है। आहिस्ते से उसने कायनात को गोद में उठाया और अंदर कमरे में लाकर बेड पर सुला दिया। उसने इधर उधर कमरे में नजर दौड़ाई। कायनात के कमरे के बारे में उसे कुछ पता नहीं था, इसलिए बालकनी के रास्ते अपने कमरे में आया, वापस फर्स्ट एड बॉक्स लेकर चला गया। उसने कायनात का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके जख्म को देखा। कुछ कांच के टुकड़े बुरी तरह हथेली में धंस गए थे, जिसे देख उसने अपनी आंखें भींच ली। गहरी सांस लेकर उसने आंखें खोली और एक कांच के टुकड़े को पकड़कर उसकी हथेली से खींचा। कायनात नींद में अपना हाथ झटक रही थी, लेकिन शराब का नशा उसे अभी नींद में रखे हुए था। अरमान ने हल्के से उसके सर पर हाथ फेरा तो वो वापस गहरी नींद में चली गई। अरमान ने इसी तरह एक एक कर सारे कांच के टुकड़े निकाले, फिर डेटॉल से जख्म को साफ कर उसकी ट्रेसिंग कर दी। उसने कायनात को सहारा देकर बिठाया और पास ही साइड टेबल पर रखे जग से एक गिलास पानी लेकर जबरदस्ती उसका मुंह खोल पेन किलर खिलाकर वापस लिटा दिया। उसकी नजर कायनात के घुटनों पर गई, जहां सुबह अरमान की कार से हुए एक्सीडेंट में लगी जख्म से खून रीसने लगा था। कायनात ने नहाने के बाद पट्टी भी नहीं बदली थी, जिस कारण पट्टी गीली थी। अरमान ने उसके पैरों के जख्म की भी ड्रेसिंग कर पट्टी बदल दी। कायनात नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। अरमान ने उसके सर पर कुछ देर हाथ फेरा तो वो एक बार फिर गहरी नींद में सो गई। अरमान ने कुछ पल कायनात के दर्द से लिपटे चेहरे को देखा और धीरे से बोला, तुम खुद दर्द में इस कदर लिपटी हो कि तुम्हारी हर सांस दर्द से सरोबर है। तुमसे नफरत करके, दुश्मनी करके मैं तुम्हें क्या ही दर्द दूं। रूह पर लगे जख्मों के आगे बाकी जख्म मायने नहीं रखते, और तुम्हारी तो रूह तक जख्म से भरी है। सो जाओ नीली आंखों वाली लड़की, तुम्हारी बदतमीजी के लिए माफ किया मैंने तुम्हें, लेकिन दोबारा ये मत दोहराना, क्योंकि हर बार माफ कर दूं इतना महान नहीं हूं मैं। अरमान कुछ पल वहां खड़े होकर कायनात का दर्द से सरोबर चेहरा देखता रहा, फिर बालकनी से होते हुए अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया। कायनात का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, जिसे वो बार बार सर झटक कर भूलने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में जद्दोजहद करते हुए नशे के कारण उसे नींद आ गई। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी कायनात एक कयामत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।